अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर रिजवान हमारे साथ हैं आपकी पुरजोर फरमाइश पर। और इस वक्त जो एक मैसिव डेवलपमेंट आई थी, ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान डिफेंस पैक्ट की, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी है। इन सब के जो अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि किसको कहाँ पर फ़ायदा होता है इस एग्रीमेंट के ज़रिए। ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे रिजवान से। इस पर हमने पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर मज़ीद एलेबोरेशन की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए आज हमने आपकी पुरजोर फरमाइश पर दावत दी है एक बार फिर रिजवान को, और हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि क्या इसके लॉन्ग टर्म असरात होंगे और क्या इसकी हिस्ट्री है, कुछ लड़ाइयाँ हैं जिसको हम जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमेशा की तरह। हमारे साथ हैं रिजवान कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जिहाद, आप सुनाइए कैसे हैं? जी जी ठीक ठाक। एक बार फिर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो देखे ही होंगे लोगों के। हाँ जी, कमेंट्स देखता हूँ, लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है जी जी जो हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, और कोशिश हमारी यही होती है कि काफ़ी ज़्यादा इस की डिस्कशन करें, लेकिन इसका आपको पता है तहकीक काफ़ी करनी पड़ती है। जी जी। तो मैं पढ़ रहा था कि लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी जी। लेकिन जो मेरा एक वो है ना, इसके ऊपर तज्जिया है कि पॉडकास्ट हम कम करें लेकिन तहकीक के ऊपर ज़्यादा करें। और मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि बड़ी एफ़र्ट लगती है इसमें। हम दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स की तरह तो नहीं है कि जो बस कैमरा निकाल के शुरू हो जाते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी एफ़र्ट लगती है इसमें। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ख़ुद इसको शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे इंगेजमेंट बढ़ती है और एल्गोरिदम को फिर मदद मिलती है हमारे कंटेंट को थोड़ी सी रीच बढ़ाने में। तो आप लोग भी इसमें अपना किरदार अदा करें। हाँ जी, और ये भी कि जिहाद हम लोग जब करते हैं तो बहुत पुराने इंटरव्यूज़ जी जी तलाश कर कर के यूएस एम्बेसडर्स के, यूएस पॉलिटिशियंस के, बरतानवी पॉलिटिशियंस के, उनके इंटरव्यूज़ सुन के वहाँ से हम लोग अपना एनालिसिस तैयार करते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो एक टाइप का सरप्राइज़ ही आया। जी जी, सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ था ये। यानी इस साल के शुरू से बातें चल रही थी कि तुर्की भी शायद आ सकता है। तुर्की का तो नफ्ताली बेनेट ने फरवरी के अंदर ही बोल दिया था कि ये द न्यू ईरान है। तो अच्छा। तो तुर्की का इस वक्त जब से एर्दोगान पावर में आया ना 2003 से, तब से हम लोगों का जो जहन में जो डाला हुआ है ना कि तुर्की का शायद इसराइल की तरफ काफ़ी रुझान है। एर्दोगान के पावर आने के बाद से वो ना एक रिफ्ट बढ़ना शुरू हो गई है। और अब वो रिफ्ट ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ जो इन्होंने हमला किया लेबनान पे और सीरिया पे, ठीक है, जिसकी वजह से अब एर्दोगान इज़ लाइक उनके लिए एक नया खामेनाई बन चुका हुआ है जी, इसराइलियों के लिए। अच्छा। तो तुर्की जो है ना वो तो नेचुरली यहाँ पर हमारे साथ अलाइन होता है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना अपने 3 पार्टीज़ हैं, एक पाकिस्तान है जी, एक सऊदी अरब है, एक तुर्की है। जी जी। तीनों के अंदर फ़र्क ये है कि तुर्की और सऊदी अरब ये जंग अज़ीम अव्वल के बाद हाँ, क़याम में आए थे। पाकिस्तान है वो जंग अज़ीम दोम के बाद क़याम में आया। फ़र्क आपने ये सीखना है कि जंग अज़ीम अव्वल के अंदर एक शुरू हुआ था पार्टीशनिंग प्रोजेक्ट इनका, बरतानिया का और फ्रांस का ना, बड़ी बड़ी सल्तनतों को काट काट के नेशन स्टेट्स बनाने का। बिल्कुल। और जंग अज़ीम दोम फिर इसीलिए शुरू हुई थी कि जर्मनी, जिसकी सबसे पहले पार्टीशन की गई, उसने उस पार्टीशन को इनकार किया और जो इलाका उससे जंग अज़ीम अव्वल में लिया गया उस इलाके पे उसने वापस कब्जा करने की कोशिश की और जंग अज़ीम दोम हो गई। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी क़याम हो गया। ये तो चलें अभी फॉर अ स्टार्टर एक हिस्ट्री है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट पे ज़रा देखते हैं कि प्रेजेंट में इस वक्त क्या हो रहा है। 3 ममालिक हैं। पाकिस्तान पे हम लोग पहले आते हैं। मशरिक़ की सरहद पे भी मसला है, मगरबी सरहद पे भी मसला है। तुर्की है, उसका ग्रीस और साइप्रस का भी एक मसला चल रहा है काफ़ी पुराना। जी जी। और इसराइल के वो एलाइज हैं। इसराइल के वो एलाइज हैं, ठीक है। फिर सीरिया के अंदर उनका मसला चल रहा था जो आजकल उन्होंने कंट्रोल किया है। जो नया सदर आया सीरिया का, वो काफ़ी हद तक, जिसको ईरानी कहते हैं एक्स दहशतगर्द है।
जो कि है भी जो कि है भी लेकिन बंदा सोचता है कि ये किस तरह मिल रहा है, तो वो लेकिन तुर्की के बहुत करीब है। अहमद अल शरा इज़ वेरी क्लोज टू तुर्की एंड अरब्स एंड द अरब्स। लेकिन वो मसला चल क्यों रहा है? क्योंकि इसराइल जनूबी सीरिया के अंदर कोशिश कर रहा है कि एक दोबारा से सिविल वॉर को गर्म किया जाए गोलान हाइट्स वाले एरिया से। फिर तुर्की का कुर्दिस्तान कुर्दिश रीजन में भी मसले चल रहे हैं। वो वर्ल्ड वॉर उनको भी इसराइल ने बैक किया हुआ है। उनको भी इसराइल ने बैक किया। वो काफ़ी पुराना मसला उनका चल रहा है। और तुर्की ने ये भी कोशिश किया है कि कुर्दों की दोस्ती हो जाए अहमद अल शरा वगैरह से। कोशिश तो करते रहेंगे लेकिन होना नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। डील होती है साइन, फिर कोई बंदे मार देते हैं, वो कागज़ फट जाता है, फिर जी दस्तखत हुआ फट जाता है, तो वो किधर चलना है। तो तुर्की के भी ये मसले हैं, और एक्टिव मसले हैं, यानी पैसिव मसले नहीं, एक्टिव मसले हैं उनके। ये यहाँ पर आ गया सऊदी अरब। सऊदी अरब का इस वक्त 1960s के दौर से यमन का मसला चल रहा है। वो गर्म होता है, फिर लंबा ठंडा होता है, और अब काफ़ी देर से गर्म हुआ पड़ा है। वो मसला चल रहा है। ईरान के साथ भी इनकी चपकलिश चलती, जब से 1969 का इनकलाब आया तब से ना चपकलिश चल रही है इनकी ईरान के साथ। लेकिन अब वो फुल ऑन मसले में पड़ गया है। और प्रॉब्लम इसके अंदर जो इस माहिदे के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ना, वो हमने देखना वो कौन है, वो है सऊदी अरब है। सऊदी अरब को इस माहिदे की ज़रूरत इसलिए है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का फौजी है और न्यूक्लियर है, और तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री है, जो कि सऊदी अरब को चाहिए काउंटर करने के लिए। अभी हमें बताया जा रहा है कि ईरान है, लेकिन इंडियन सोर्सेज कहती हैं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसराइल है। ओके। वजह उसकी क्या है? सऊदी अरब ने जब से डोनाल्ड ट्रंप आया, काफ़ी पैसा डोनाल्ड ट्रंप पे इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा पैसा किया इन्वेस्ट। और आपको याद है पिछले दिनों आई थिंक जून के अराउंड ही सिविल न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी अमेरिका के साथ। बिल्कुल। वो तो पहले खबर आई कि डन हो गई है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, अनडन हो गई है। फिर उन्होंने कहा अब्राहम अकॉर्ड्स आएंगे तो कुछ होगा। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स आएंगे तो फिर हम कुछ करेंगे, वरना कुछ भी नहीं। और ये बात सऊदी ने यकीनन सोची होगी कि वो डोनाल्ड ट्रंप पे जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर लें, वो इसराइली लॉबी को नहीं ब्रेक कर सकते। नहीं कर रहे। एक और उनको झटका लगा था F-35 का। हाँ जी, ट्रंप ने पहले ओके कर दिया, फिर उधर से नेतन्याहू आ गया कि जी हमारा क्वालिटेटिव मिलिट्री एज हमारा अंडरमाइन हो जाएगा, तो देने सऊदी अरब को नहीं देने, ना ही तुर्की को देने हैं, हमें देने। उनके पास हैं इसराइल के पास। तो सऊदी अरब जो कि इस वक्त काफ़ी, यानी हमें दिखने में लग रहा है कि चैलेंजेस का शिकार नहीं, लेकिन बड़े चैलेंजेस हैं उसके इंटरनल भी इस वक्त। यूएई के साथ उसके एकदम से मामला बड़े बिगड़ गए हैं। फिर तो उसने अपना देखना है कि मैंने अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है, आगे कैसे निकलना है। ऑयल इंडस्ट्री अब उनकी ड्राइव होती जा रही है, ठीक है। जो किसी दौर में उनका हमने देखा हुआ था, एक बहुत बूम देखा था हमने, इकोनॉमिक बूम देखा था सऊदी अरब का, वो अब उनका डाई डाउन कर रहा है। और वही बात आ गई कि हमने काफ़ी देर पहले एक दफ़ा बात भी की थी कि इस वक्त मिडल ईस्ट में जब अमेरिका का इनखला होना है, जब अमेरिका ने रिट्रीट करना है, वो सबसे पहले रिट्रीट की बात हमने ही की थी। हाँ जी। और ये माहिदा साइन होने का मतलब है कि अमेरिका का इनखला ना अब कभी भी हो सकता है। वो शायद हो सकता है ईरान की जंग इनकम्प्लीट छोड़ के भाग जाए। जी, पॉसिबिलिटी है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान को, अमेरिका को ईरान में इंगेज रखने में सबसे बड़ा हाथ इसराइल का, सऊदी अरब का भी नहीं, इसराइल का सबसे बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि इसराइल और सऊदी अरब इंक्लूडिंग ईरान, ये तीनों कंपेटिटर्स हैं इस वक्त मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा चौधरी बनने के। सऊदी अरब, इसराइल और ईरान। और चैलेंज सऊदी अरब के लिए ये है कि अगर तो अमेरिका ने ईरान की जंग इनकम्प्लीट छोड़ दी तो ईरान उसको बहुत बाआसानी फ़तह के तौर पे पेश कर सकता दुनिया के आगे। जी, कि वो ये दिखा सकता है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में भी चल पड़ा, इराक़ में भी चल पड़ा, जहाँ जाना होता था
कब्जा कर लेता था। अभी हम इसके ऊपर ना सऊदी अरब की तारीख पे बात करेंगे कि इनकी अमेरिका के साथ क्या मामलात रहे हैं, लेकिन हम पे नहीं चढ़ सका अमेरिका, हमने मुकाबला कर वो लिया। नैरेटिव वाइज भी कामयाब हो जाएंगे ना, अभी कामयाब हो भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। आप कामयाब। ट्विटर पे देख लें, ज़्यादा लोग ईरान की ट्वीट्स को लाइक करते हैं दुनिया भर से। ईरान मीम्स बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जी। तो वो सारी दुनिया हंसती है उस पर, और दुनिया हंसती है। फिर जो सऊदी अरब के लिए चैलेंज है कि फिर इस नैरेटिव को ब्रेक नहीं वो कर पाएंगे जी ईरान के। तो उससे पहले सऊदी अरब को ना एक चाहिए, डिटरेंस चाहिए कि ईरान किसी किस्म की कोई ना वो एडवेंचर करने का ना सोचे। और ये वही आ गया इसराइल के लिए भी, फिर यही है कि इसराइल किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर ना करे। यानी सऊदी अरब ने दोनों को पैगाम दिया है, दोनों का पैगाम भेजा, ईरान एंड इसराइल, ईरान एंड इसराइल को। ये कुछ लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ ईरान के लिए है, या कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ इसराइल के लिए, नहीं, ये दोनों के लिए, दोनों के लिए। और ईरान के लिए ये ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, तुर्की और ईरान का ना एक मुश्तरका मसला है, ये कुर्दिश रीजन का, कुर्दिश पॉपुलेशन का इनका मुश्तरका मसला है। हाँ जी, सीरिया के अंदर दोनों मुखालिफ हैं, सीरिया के अंदर मुखालिफ हैं, सीरिया के अंदर मुखालिफ हैं, वो हिजबुल्लाह वर्सेस HTS। हाँ जी, वो उधर मुखालिफ हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर इनका मसला एक जैसा ही है। तो तुर्की नहीं चाहेगा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इस मामले पे खड़े हों। और फिर थोड़ी पॉलिटिकल सोच भी मिलती है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट वाली, हाँ जी, जो हमास को सपोर्ट है, दोनों साइड्स की थोड़ी सपोर्ट है। तो वो पॉलिटिकल सपोर्ट, दोनों वो आइडियोलॉजिकल भी थोड़ी सी मिलती हैं, तो उनके नज़रियात भी मिलते हैं। तो तुर्की ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, उस जिस तरह लोग सोच रहे हैं, जिस तरह कि सऊदी अरब ईरान के ख़िलाफ़ है, तो शायद तुर्की भी, इंटरेस्ट डिफरेंट है, इधर तीनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट डिफरेंट है, पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की। हाँ जी, इनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। हाँ। लेकिन जहाँ पर इनके इंटरेस्ट मिलते हैं वो इसराइल में मिलते हैं, इसराइल में आके मिल जाते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ इनके इंटरेस्ट मिलते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है जो लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि अच्छा, इंडिया के साथ मसला होता है अगर पाकिस्तान का, तो फिर क्या होगा? क्या सऊदी अरेबिया और तुर्की आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। अब ये देख, अब ये ना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ना एक सुपर पावर है अमेरिका, उसका एक रीजन में से इनखला हो रहा है। मिडिल पावर्स ने अपनी ना वो करनी, सफ़बंदी करनी है, ठीक है। अब सफ़बंदी होगी इधर तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब की, लेकिन वहाँ पर भी सफ़बंदी एक हो रही है, इसराइल, इंडिया, UAE, ग्रीस, साइप्रस, ये हेक्सागोनल अलायंस एक बंद रहे, ठीक है। अब आप ये देखें, तुर्की के वो वर्ल्ड जंग अज़ीम अव्वल से यूनान के साथ मसले हैं, पुराने मसले हैं, सल्तनत उस्मानिया के दौर से मसले, और अभी तक चल रहे हैं, वो जजीरों पे मसले चल रहे हैं उनके अभी तक। यानी जिस तरह इंडिया का और पाकिस्तान का ना, हमारा उनका एजेंसी पे उनका बड़ा मसला है, और वो चलता आ रहा है, अनरिजॉल्व है, उसके अंदर इन्होंने कोशिश भी नहीं की आज तक। और वो अलायंस जो है, अब इंडिया की कोशिश है अब कि इसराइल के साथ, अब वो एक, पहले तो बायलैटरल टाइज उनके बन रहे थे, ठीक है, ट्रेड, अब वो चाह रहे हैं कि अब हम इसको भी स्ट्रेटिजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ भी हम इसको लेकर जाना शुरू कर दें, जो कि इसराइल भी चाहेगा। और उसमें एक ये भी रीज़न है कि जब से यूरोपियन एलाइज की तरफ से सपोर्ट कम हुई है ना, लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जो गज़ा में इसराइल ने की है, तो एक रिपोर्ट आई, काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया उस खला को पूरा कर रहा है, इसराइल की मदद कर रहा है डिफेंस इंडस्ट्री में। और वो बड़ा ज़रूरी है इंडिया के लिए करना, क्योंकि सऊदी अरब का, अगर मैं सऊदी अरब इंडिया को सिर्फ देखें ना, तो बहुत शदीद ट्रेड इम्बैलेंस है सऊदी अरब की तरफ इंडिया का। सऊदी अरब ज़्यादा बेचता है, तेल ज़्यादा बेचता है, हाँ, लेकिन वो इंडिया की ज़रूरत भी है। ईरान से इंडिया तेल ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि अब आपको पता है, रशिया से भी नहीं ख़रीद सकता, ईरान से भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि इस वक्त अमरीकी हसास हो गए इस मामले के अंदर। बिल्कुल। और यहाँ पर इंडियंस को अब है कि अच्छा, अब सऊदी अरब इस तरह चला गया है, तो कल को कोई छेड़खानी हम लोग करते हैं, कोई मसला इधर होता है, हीट दोबारा से मई 2025 वाला सीन होता है, तो सऊदी अरब किस तरफ जाएगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले दिनों मुलाकात भी हुई है सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की इससे, अजीत डोवल से। हाँ जी। इंडिया के अंदर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिफाइनरीज के अंदर, बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर ना काफ़ी एक स्ट्रेंज किस्म का ना, अजीब किस्म का
एक क्या कहेंगे कश्मकश सी क्रिएट हो रही है। इसका जवाब जो मुझे समझ आती है ना वो यही है कि किसी का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन तीनों का, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदीया, वो सिमिलर ही नहीं है। सिमिलर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये इंडिया वाली जो बात आपने की, इससे सऊदी अरब दुश्मनी मोल नहीं लेगा अगर इंडिया हम पे हमला करेगा। इसी तरह ईरान और यमन के हुसीस जब हमला करते हैं सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान का नहीं है इंटरेस्ट। पाकिस्तान का वो नहीं है दुश्मनी। हाँ जी, वो पाकिस्तान के थ्रेट्स में आता ही नहीं है। हाँ जी, वो नहीं एक आता। अलग गेम है। इसी तरह आप तुर्की के चले जाएं गेम में, तुर्की से अगर ग्रीस पंगा करता है तो पाकिस्तान और ग्रीस के अपने ताल्लुकात हैं। अपने ताल्लुकात हैं, कोई इनका है ही नहीं है। वो है ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं, क्योंकि रीजन से फ़र्क आ जाते हैं। रीजन ही बिल्कुल फ़र्क वो है। वेस्ट वो है साउथ यूरोप है और इधर साउथ एशिया है, तो ये दोनों रीजन से डिफरेंट हो जाते हैं, इंटरेस्ट बदल जाते हैं, रीजन भी डिफरेंट है, इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं फिर। तो इसलिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये मतलब कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट इसराइल है इनका। कॉमन पॉइंट तो इसराइली नज़र आ रहा है। यस। हाँ। फिर अभी ये कह रहे हैं कि हमने ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने चलाया कि जी इजिप्ट को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। जी जी। अब मिस्र में भी एक फील्ड मार्शल की हुकूमत चल रही है 2013 से हो गए। ऐसे ही। अब उस फील्ड मार्शल का मसला ये है कि उसने पिछले चंद सालों में $35 अरब लिया यूएई से। उसने ना जी जी मिस्र का थोड़ा सा इलाका ना 99 साल के लिए लीज़ कर दिया यूएई को। 35 अरब डॉलर उसने ले लिया। तो मिस्र क्या अब आएगा इस पैक्ट के अंदर, जो बताया जा रहा है कि मिस्र का तो आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मिस्र नहीं आएगा तो फ़ायदा कोई नहीं है इस अलायंस का। तो मिस्र तो ऑलरेडी कहीं और जगह बंधा हुआ है, यूएई के साथ बंधा हुआ है। वही आपकी जो हेक्सागोनल अलायंस है उधर फंसा हुआ है। जी जी। तो मिस्र का तो मुझे नहीं लगता कि चांस है कोई आने का। मिस्र और इथोपिया जो है ना यहाँ पे, ये स्विंग स्टेट्स हैं। हाँ जी। इथोपिया को भी दोनों साइड्स अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इथोपिया कह रहा है हमें पोर्ट सिटी जो देगा वो हम उसके, क्योंकि इथोपिया के मिस्र के साथ पंगे चल रहे हैं डैम के काफ़ी पुराने। जी। और ये दोनों अभी डिसाइड नहीं कर रहे कि किस कैंप का पार्ट है, क्योंकि इथोपिया को इसराइल भी बहुत आवभगत करता है और सऊदी तुर्की भी बहुत करते हैं। तो वही चैलेंज आ गया है कि, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक जो है ना इजिप्ट है, लेकिन क्योंकि वो इसराइल का भी हमसाया है। इसराइल का भी हमसाया है, फिर सुएज़ कनाल उसके साथ है। सुएज़ कनाल है। लेकिन वही जो हमारे इधर दानिश्वर कहने को सोचते नहीं है कि मिस्र को आपने किस तरह नाम ले लिया जी, उसका आना ही बड़ा मुश्किल है। वो ऑलरेडी टायर्ड है वहाँ पर। तो ये देखा जाए तो इस वक्त इस अलायंस का अब जो एक और इसका एक पहलू है कि इट्स अ नेटो लाइक अलायंस। ठीक है, नेटो की तरह की अलायंस है। अगर मैं नेटो की तारीख देखी जाए ना, तो नेटो एक बहुत रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जंग अज़ीम दोम के बाद, किसको काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को। उसका ऑब्जेक्टिव ही था अगेंस्ट द सोवियत कैंप। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया लेकिन नेटो नहीं ख़त्म हुई, नेटो नहीं उन्होंने ख़त्म होने दी। और आर्टिकल 5 उसका जो कहते हैं ना, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वो जब अमेरिका ने इन्वोक किया सितंबर 11 के 2001 के बाद, तो मैं ना उसकी लिस्ट देख रहा था कि नेटो ने कितनी अपनी ना जान मगजमारी यानी कितनी जान डाली है। तो जिनको हम इत्तेहादी अफवाज कहते होते थे कि वो अफगानिस्तान में आ गई, इत्तेहादी आ गए। तो वो ना मुदहिका खेज नंबर भी थे उसके अंदर काफ़ी, यानी क्या नंबर थे यार, किसी मुल्क से 50 लोग आए हैं, फौजी लोग नहीं, फौजी 150-200 फौजी आए हैं इस तरह। यानी सबसे ज़्यादा यूरोप में से ना बरतानिया के बाद जर्मनी, यानी 3 से 5 हज़ार के दरमियान सबसे ज़्यादा इन्होंने भेजे हैं बंदे। यानी बरतानिया और अमेरिका तो थे ही थे ना सबसे ज़्यादा। उसके बाद जर्मनी सबसे आगे आया है, फिर फ्रांस आया है, यानी ये है। यानी लेकिन इनमें से किसी ने भी 5,000 से ज़्यादा फौजी नहीं अपने भेजे। ठीक है, कईयों ने 100 भी भेजे, कईयों ने 100 भी भेजे हैं। यानी एक छोटा सा मुल्क है लक्समबर्ग, उसने 3 भी भेजे हैं। तो यानी इत्तेहादी फौज ऐसे बनी हुई थी। और वो मैं सोच रहा था कि ये किस तरह ऑपरेट कर रहे होंगे, इनका कमांड स्ट्रक्चर कैसा होगा। तुर्की जिसके पास सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो में, उसने 1700 भेजे थे अफगानिस्तान में। और वो 1700 कॉम्बैट भी नहीं थे भेजे, सपोर्ट भेजा था। वो उससे पता क्या काम कर रहे थे, काबुल एयरपोर्ट चला रहे थे। बिल्कुल, वो क्योंकि उनका वो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो अभी भी बातचीत कर रहे हैं कि हमें दे दो काबुल। हाँ जी, वो काबुल एयरपोर्ट में बैठे हुए थे। तो ये यानी आपके पास एक ऑलरेडी
नेटो लाइक, यानी नेटो की एक मिसाल है। तो कि उन्होंने भी कहा कि यार ये हमारा अगर नहीं है चैलेंज अफगानिस्तान तो हम थोड़ा सा ही भेजेंगे, थोड़े से भेजेंगे, हम अपना हिस्सा डाल देंगे जितना डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। उस टाइम अमेरिका ने कहा था हम पे हमला हुआ है अफगानिस्तान की सरजमीन से, तो हम हमला करेंगे, सारे आओ। तो सारे आपने अभी बता दिया कि वो छटांग आए थे और जितने फौजी अमेरिका ने भेजे थे, यूरोप ने उससे आधे से कम भेजे थे फौजी, जिसका पूरे मिला के। और यही वो बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ना जिस पे टीज करता है, तंज करता है यूरोपियंस पे, वो इसी बात पे तंज कर रहा होता है। वो हमें, हम लोग जब कहते हैं ना तो यूरोपियंस कहते हैं ये, यानी कि ना क्या या किस तरह बदतमीजी से बोलता है यूरोपियन से। तो उसकी हिस्ट्री ये है कि जब आर्टिकल 5 यूएस ने किया तो यूरोप जो है उसने बस जी आधे दर्जन फौजी भेज दिए, खाना पूरी बस उन्होंने की है। तो वो चीज़ अमेरिकन को काफ़ी उसने डिस्टर्ब भी किया। जेडी वैंस है, उसने जाकर यूरोपियन को कितना लता रहा कि गॉड ब्लेस यू ऑल तुम लोगों के फ्यूचर के लिए, यानी जिस तरह उसने बात कर दी कि कि तुम लोग बस अपनी अब टांगों के बलबूते चलना सीख लो, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। तो लेकिन अब ये आपने सोचना जिहाद कि ये इस अलायंस का बनना, ये आप अंदाज़ा लगा लें वर्ल्ड वॉर 1 से पहले सबसे पहले बरतानिया की सऊदी अरब के अंदर और यानी पाकिस्तान के रीजन के अंदर, यानी पाकिस्तान चले पूरा पाकिस्तान इंडिया तो पूरा कॉलोनाइज्ड था ना, लेकिन सऊदी अरब के अंदर तो बरतानिया काफ़ी देर से कॉलोनीज़ बनाई हुई थी इसने। यूएई से यमन में सारी की सारी डेवलपमेंट इन्होंने की थी। तो स्पेसिफ़िकली फॉर सऊदी अरेबिया जो ये रीजन है जिसको हम अल जज़ीरा कहते हैं, जो कि तमाम अरब कबीलों का ना एक वो कन्फेडरेशन अब समझ लें। जी। ये 100 साल बाद उसके अंदर एक बहुत 100 साल से ज़्यादा बल्कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली अमेरिका के एग्ज़िट से। अच्छा, इसमें आप हिस्ट्री जारी रखिएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। इससे पहले ब्रीफली मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा इस पर नज़र डालें। ये जो अमेरिका की एग्ज़िट की बात है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी और डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी भी लगती है कि जी हम निकल रहे हैं, तो एक फील्डिंग सेट हो रही है कि जी थोड़ा सा इसराइल को भी काउंटर बैलेंस करना है और थोड़ा सा बर्डन शेयरिंग करनी है सिक्योरिटी की। तो और आप देख लें इनके साथ उर्दगान से इनकी जफ्फियाँ, हाँ जी, MBS से इनकी सब कुछ दोस्ती, फील्ड मार्शल से फेवरेट फील्ड मार्शल, तो इन तीनों से इनकी दोस्ती है ट्रंप की। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप को नाराज़ करके किया होगा। नहीं, ये ट्रंप पूरा ऑन बोर्ड होगा इसके साथ, पूरा ऑन बोर्ड है। और वो यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो उसका जो ग्रो है, जो लोग हैं उसके इर्द गिर्द, उनके लिए इस पैक्ट को अमेरिका में सेल करना बहुत इजी है। वो सेल कर रहे हैं। जो विल्सन की ट्वीट भी आई है कि ये तो हमने ईरान को फारिग कर दिया, नई सिक्योरिटी गारंटीज में हमारे ही दोस्त सामने हैं, हमारी सक्सेस है। और यार ये ना कुछ सेल कर रहे हैं, उसी को सेल कर रहे हैं। ये ना कुछ इसी तरह का पहले भी किया हुआ है, इसी तरह का बना करना। यानी आई थिंक इन्होंने इराक़ में भी इस तरह किया था। जब इन्होंने निकलना शुरू किया था तो इन्होंने नाम क्या है तुर्की को भी इस्तेमाल किया था, ईरान को भी डाल दिया था कि जी ईरान भी, और ईरान के लिए फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, आपको याद है JCPOA बनाया था इन्होंने उस चक्कर में कि ईरान से हम निकल रहे हैं तो ईरान सिक्योरिटी गारंटी, और उस चक्कर में हम उसके साथ न्यूक्लियर डील कर लें, न्यूक्लियर डील। तो वो ये पहले भी किया हुआ इन्होंने, लेकिन इस बार इन्होंने जो है ना दिखाने की कोशिश, क्योंकि इस बार परमानेंट निकलना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि ये आप समझ लो कि पूरा ना यार रोल बैक करना है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से बाद का एक जो एकदम से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, अपना फुटप्रिंट खड़ा किया था सऊदी अरब के रीजन में। फिर कुवैत इराक जंग में ये नेक्स्ट लेवल बेसिस भी बना दी इन्होंने, नेक्स्ट लेवल बेसिस बना दी। हाँ, तो वो सारा रोल बैक कर, अब रोल बैक करना है। और ये देखें ना, ये तो ईरान की सक्सेस है। अब यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ये सक्सेस असल में ईरान की है। हाँ, ये ईरान को पैसिफिक, अच्छा ईरान को कमज़ोर कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है, ईरान को कमज़ोर कर दिया अमेरिका ने। लेकिन वही बात आ गई कि ईरान ने सिर्फ इंतज़ार अब करना है कि अमेरिका कब निकलता है। और जब अमेरिका ने निकलना है, ईरान ने फिर दोबारा से ना अपने को क्विकली
रिकवर कर लेना उसने, और रिकवर करेगा वो अपने आप को। जिस तरह उन्होंने बेसिस को तबाह किया है, बड़ा नुकसान किया है। यही अब मतलब यही एक उनकी यही ख्वाहिश है कि निकले अमेरिका इधर से, और अमेरिका कर भी रहा है विड्रॉ, और अमेरिका विड्रॉ, और प्रॉबली वजह भी यही है कि अमेरिका ना फुल ऑन इन्वेजन भी नहीं कर रहा है ईरान जी जी जी, कि अमेरिका को पता है कि ईरान में अगर हमने बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल दिया ना तो फिर बस हम अगले 10-15 साल के लिए फंस जाएंगे। अमेरिका को पता है इस चीज़ का। और फिर उनको ये अफगानिस्तान में देख लो आप क्या एंड पे मुआहदा IRGC से सही होना है, IRGC से ही होना है। अफगानिस्तान में आप देख लो, वो आज भी सोचते हैं 20 साल हमने अफगानिस्तान में क्या किया है। जी जी, इराक के अंदर भी देख लें, IRGC ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तालिबान से। IRGC तो वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तो उनके पास स्टेट रिसोर्सेज भी हैं, स्टेट रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास दूसरे ममालिक के अंदर अपने स्लीपर सेल्स हैं। जी जी जी, तालिबान के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तालिबान के पास तो लिमिटेड सी टेरिटरी थी, इवन नॉर्थ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था उनके पास तो वो काबुल और कंधार वाला इलाका था। उन्होंने इतना टफ टाइम दे दिया, तो IRG जिसके पास एक पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, स्टेट मशीनरी है, रशिया के और चाइना के मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने क्या हाल करना है। उन्होंने क्या, और ये उन्होंने कैलकुलेशन अमेरिकन से की थी कि अगर हमने ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले तो वो क्या होगा, IRGC और उसके जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं जी जी जी, वो पूरी दुनिया में ना फैल के फिर वहाँ से एक्टिवेट होंगे। ये फिर वही होना है जो फिर ये फिर होनी है एक ग्लोबल गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाएगी। ये वही शुरू होनी है जो आपको याद है अलकायदा 90s में शुरू हो गई, 90s में वो प्रो मैक्स हो जाएगा। ये हर जगह पे धमाके हो रहे थे, हर जगह पे, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक धमाके इनकी एम्बेसीज उड़ रही थी, और फिर इनको ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा था इनके खिलाफ। 98 में किया था इन्होंने। जी जी, वो एक वो क्रूज मिसाइल गिरा भी था बलोचिस्तान के अंदर जो। हाँ हाँ, तो ये अमेरिकन को पता है कि IRGC के साथ अगर ये इन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड किए, जो कि इसराइल चाहता भी है, दिली ख्वाहिश है नेतन्याहू की कि अमेरिकन US सोल्जर्स पहुँचे ईरान के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडमिन को पता है अगर हम लोग एक दफ़ा अंदर गए तो 2046 से पहले निकल सकते हैं। तो और उन्होंने निकलना है इन्हीं सालों में, 2030s अर्ली 2030s से पहले उन्होंने इस रीजन से ना निकलना है। और जिसकी वजह से ये मुआहदा किया है सऊदी अरब ने, तुर्की और पाकिस्तान ने, कि इसको भी अभी यार अभी तो ये इन्फेंसी में अभी मुआहदा साइन हुआ है, ठीक है, इसको भी पता नहीं 5 साल लगेंगे मैच्योर होते होते। 5 साल तक अगर ये चलता भी है, लेट्स सी, अगर चलता भी है तो 5 साल इसको लगेंगे, पता लगेगा अच्छा यार ये मैच्योर होने में कितनी देर लगेगी। तो टाइम उसके अंदर वक्त लगना है, क्योंकि अगर हम सऊदी अरब की भी यार देखें ना, हिस्ट्री देखें तो काफ़ी साल लगे हैं सऊदी रियासत को इस्टेब्लिश होने में। अगर हम लोग इनकी हिस्ट्री देखें सऊदी अरब की, तो 18वीं सेंचुरी से 18वीं सदी से ये कोशिश लगे हुए हैं अपनी ना एक रियासत बनाने की। सबसे पहले इनकी बनी थी 1745 में बनी थी, जो कि चली थी 1824 तक शायद चली थी। यहाँ ये भी याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि ये ऑटोमन्स के अंडर था पहले इलाका। ये ऑटोमन्स, अच्छा नहीं, ये इलाका ऑटोमन्स के अंडर नहीं था, नहीं, यानी कि जो आपके मुकद्दस मकामात है, जो हिजाज का इलाका, हिजाज की पट्टी पूरी ऑटोमन्स के अंदर थी। फिर किस तरह ब्रिटिश के साथ मिलके, जो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्रिटिश के साथ मिलके वो फिर गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने लड़ी, लेकिन वो बड़ी देर बाद हुई थी, वो बाद में वो हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में। जी जी, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने सबसे पहले जब इब्न अल वहाब ने एक बिल्कुल इकोनोक्लास्टिक वर्जन ऑफ इस्लाम उन्होंने डेवलप किया, तो इसको इन्होंने पूरा ना कोशिश की, यू नो, सऊदी अरब तो उसको था नहीं, अल जजीरा था, अल जजीरा के ऊपर, अल जजीरा में ना उसकी उन्होंने यानी काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी। जी जी, और 1745 से लेकर 20 साल जंग लड़ते लड़ते फिर उन्होंने ना एक रियासत कायम की, उसका नाम था दरिया, रियासत दरिया शहर था जहाँ से ये इन्होंने इस रियासत का ना अमल लाने में शुरू किया। किस तरह था, रियाज वाली साइड? ये रियाज से चंद किलोमीटर ही दूर है। जी जी जी, ये रियाज से चंद किलोमीटर ही दूर है। और ऑटोमन एम्पायर ने इनको ना ज़्यादा कोई वो नहीं था किया
कि अच्छा कर रहे हैं करने दो, क्या खाली सहरा ही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। खाली से यानी ये वो रीजन है, ये हिजाज का रीजन नहीं है, ये हिजाज से दूर था, ये हिजाज से दूर था। वो उन्होंने कहा ठीक है रेगिस्तान में लगे हुए हैं, रेगिस्तान में लगे हुए करने दो, क्योंकि ऑटोमन्स ने वहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान के अंदर ना अपने किले रखे हुए थे, दैट्स इट। यानी उन्होंने कभी ऑटोमन्स ने उस्मानवियों ने कभी कोशिश ही नहीं की कि ना हम पूरे रेगिस्तान पे ना कब्जा करने की कोशिश करें, काफ़ी मुश्किल काम था। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उन्होंने अपने किले रखे हुए थे। मसला क्या होता है इस रियासत दरिया के आखिरी अदवार में ना ये मक्का और मदीना पे कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद फिर उस्मानवी ना एक्शन में आते हैं और आकर उस वक्त ना इजिप्ट ने अपनी ना काइंड ऑफ ना सूडो आज़ादी का ना ऐलान कर दिया हुआ था मोहम्मद अली पाशा के अंडर, जो कि बेसिकली था एक और उस्मानवी जनरल था इजिप्ट में एक बगावत कुचलने के, तो बगावत कुचलने के बाद फिर खुद ही सुल्तान बन गए। फिर उस्मानवी को ज़रा गुस्सा चला तो इन्होंने मोहम्मद अली पाशा ने कहा कि आप ही खलीफा हैं, मैं तो बस आपकी आप ही के काम करूँगा, आप ही के अंडर काम करूँगा। तो वैसल एज थी मोहम्मद अली पाशा की, तो मोहम्मद अली पाशा को फिर भेजा इनको ना रियासत दरिया को कुचलने। तो इन्होंने जाकर रियासत दरिया यानी ऑटोमन्स का मुकाबला नहीं कर सके, ये पहली रियासत थी। फिर इन्होंने दूसरी दफ़ा कोशिश की तुर्की इब्न सऊद ने अच्छा, अब इब्न वहाब का हमेशा से इल्हाक रहा है सऊद कबीले के साथ। अब सऊद कबीले का असल जो शहर था जहाँ से ये निकले हैं वो है दरिया, तो दरिया हो गया तबाह। दूसरी दफ़ा इन्होंने कोशिश की, अब इन्होंने कोशिश की रियाद से, ठीक है, रियाद से इन्होंने कोशिश की और इन्होंने फिर एक बनाई इमारत नजद बनाई, इन्होंने नजद की इमारत बनाई और वो चली थी 1830 से लेकर आप लगा लो 1890s के ना आखिरी अदवार तक। उसको भी उस्मानवी खिलाफत ने नीस्तो नाबूद कर दिया। तब आले सऊद ने जाकर कहाँ पे पनाह ली, कुवैत में, ठीक। और फिर कुवैत से आखिरी दफ़ा अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद ने 1902 में 40 बंदों के साथ जाकर ना रियाद पे कब्ज़ा किया और फिर रियाद से शुरू हुई 30 साल की उस बंदे की काविश जो कि बनी सऊदी अरब, और उसमें उनको ब्रिटिश हमायत भी हासिल थी। बहुत 4 जंगें लड़ी इस बंदे ने। पहली जंग जो सबसे लंबी लड़ी थी 1902 से शुरू हुई, वो लड़ी 1913 तक, 11 साल बंदे ने जंग लड़ी जहाँ पे जितने भी रेगिस्तान के जो कबीले थे जिन्होंने इब्न सऊद की मुखालफत की, सबसे पहले तो उनको कुचला। उनको कैसे कुचला, बनो उतैबा के जो इखवान थे, जो कि वहाबी फाइटर्स, वहाबी फाइटर्स, उनके साथ इल्हाक किया, उनका फिर इस्तेमाल किया, उन्हीं की सारी, क्योंकि आले सऊद के पास फाइटिंग पावर कभी भी नहीं थी। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन जो है ना कि आले सऊद जो है इतना पैसा होने के बाद फ़ौज क्यों नहीं है, क्योंकि फाइटिंग पावर ही नहीं है, फाइटिंग लड़ने के लिए आले सऊद के पास बंदा ही नहीं है, क्योंकि कबीला है ना, कबीला एक सब कबीला, एक बहुत बड़े कबीले का सब कबीला, और सब कबीले के पास फाइटिंग मैन नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कबीले इनकी फ़ौज में आके इनकी वफादारी करें, और इसलिए इनके डिफेंस बजट इतने बड़े नज़र आते हैं कि ये ज़्यादा फोकस ही एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट पर करते हैं कि जी एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए हमें, हाँ जी, फाइटर जेट्स मिल जाएँ, मिसाइल मिल जाएँ। वो फ़ौज नहीं बना सके मैन पावर जो पाकिस्तान की है, या फिर वो बनाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मसला क्या है कि इस इलाके की जो कबायली रवायत है वो इतनी मजबूत है कि वो अभी तक आले सऊद तोड़ नहीं सकी। हालांकि अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद ने बड़ी कोशिश की कि हम 20वीं सदी में आ गए हैं, सो एक ट्राइबल सोसाइटी से ना एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए हमें। यस, नेशन स्टेट बनाने का उस बंदे का ख्वाब था, जिसके लिए उसने इख्वान का इस्तेमाल भी किया, तमाम कबीलों को अपने ज़ेरे तसल्लुत किया। 1913 तक फिर दोबारा से इसने खड़ी की इमारत नजद। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हिजाज़ में जो कबीले थे उन्होंने शरीफ मक्का के नीचे बरतानिया के साथ मिलकर उस्मानवी खिलाफत के ख़िलाफ़
बगावत कर दी। अब उस बगावत करने की वजह ये नहीं थी, अब लोग कहते हैं कि यार ये ना बड़े वो थे, क्या कहते हैं, इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, ऐसी वैसी बातें नहीं थी। उस्मानवी खिलाफत की अपनी बड़ी गलतियाँ थी, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला था वो था तुर्क कौम परस्ती। जो अरब नेशनलिज्म है वो जो उजागर हुई हिजाज के अंदर, वो तुर्क कौम परस्ती का ना, टर्किश नेशनलिज्म का डायरेक्ट काउंटर था। आपको याद है यंग टर्क मूवमेंट हुई थी 1908 के अंदर शुरू? जी, वो तुर्की नेशनलिज्म थी। उसके अगेंस्ट अरब नेशनलिज्म खड़ी हुई थी। दूसरा, अरबियों का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, टेक्नोलॉजी के बड़े ख़िलाफ़ थे। कबायली लोग हैं, अपने इनको रवायत बहुत पसंद है, अपना जो कबायली मुआशरा है वो बड़ा पसंद है। तो तुर्कों ने एक काम किया कि मदीना से दमिश्क तक ने ट्रेन खड़ी गई बनाई इन्होंने, जिसकी बड़ी मुखालफत इन्होंने की कि ये आपने हमारा ना हिजाज रेलवे ये आपने हमारी रवायत ख़राब कर दी है, यानी मुआशरा पमाल कर दी है, करप्ट कर दी है टेक्नोलॉजी बुलाकर वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से, और हिजाज रेलवे के ट्रैक भी इन्होंने उड़ाए थे इन्होंने, क्योंकि उसका पता फिर नुकसान क्या हुआ था उसका मैं आपको बताता हूँ कि ना, फिर तुर्क फ़ौजियों के लिए दमिश्क से हिजाज आना बहुत आसान हो गया था। ऐसे ही है, यानी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है कि तुर्क फ़ौज हिजाज बआसानी पहुँच सकती है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद साइड लाइन पर बैठा हुआ है, उसने वो नहीं उस पर बरतानिया के साथ इस बंदे का कोई इल्हाक नहीं हुआ। इस वक्त शरीफ मक्का और उसका बेटा है किंग शहज़ादा फैसल, ये दोनों क्या कहेंगे हम, आंखों का तारा बने हुए बरतानिया के। लेकिन उनके अपने ज़रा वो थे, अहदाफ थे। शरीफ मक्का ने अरब खिलाफत खड़ी करनी थी और अंग्रेज़ों ने साइक्स पीको साइन कर लिया हुआ था। साइक्स पीको के अलावा फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन भी साइन कर लिया हुआ था, ठीक है। और शरीफ मक्का के साथ उसको दी हुई है, कैरेट दी हुई है कि जी अब अरब खिलाफत हम आपको बना कर देंगे। फ़्रेंच के साथ जो है मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा इन्होंने बनाया हुआ है कि हमने ऐसे डिवीज़न करनी है। और बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत उन्होंने कह दिया जी हम जूइश स्टेट बना कर देंगे। तो ये अंग्रेज़ों ने भी हरकत की हुई है। और हमें बताया जाता है तारीख़ में कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने बड़ा इसके अंदर काम दिया था जी। उसने सारी अरब कबीलों को इकट्ठा करके किया था, सारा प्रोवोक किया, खिलाफत के ख़िलाफ़ खड़ा किया था। लेकिन जो तारीख़ में एक और किरदार है गर्टरूड बेल का, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर है, काइंड ऑफ समझ लो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये काइंड ऑफ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता एक अंग्रेज़ खातून, लगभग 13 साल ऊँट पे बैठ के ना पूरे अल जज़ीरा का ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना अरबी रेगिस्तान में ना ज़िंदगी उसने गुजारी अपनी 13 साल। और उस औरत ने इतनी ज़्यादा अरबियों से सीख लिया हुआ था, उनकी रिवायत, उनकी ज़ुबान, उसे डायलेक्ट्स का पता था कि कौन से अरबी कबीले कौन सा डायलेक्ट बोलते हैं, कौन से अरबी कबीलों की जो आबाई ज़मीनें हैं वो कौन सी हैं। तो जब साइक्स पीको एग्रीमेंट साइन हुआ था तो बेसिकली गर्टरूड बेल ने तमाम अरबी कबीलों की जो बाउंड्रीज थी ना, सरहदें, ज़मीनों की सरहदें, वो ऑलरेडी उससे पेश कर दी हुई थी। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया उसको बस सामने रख कर ना, वो जो प्लान ब्लूप्रिंट बना दिया हुआ था गर्टरूड बेल ने, बस उसको एग्जीक्यूट करना था। वाह। तो प्लानर का हमें पता नहीं लगा, एग्जीक्यूटर का हमें तारीख में बताया जाता है जी। प्लानर तो छुपा के रखा हुआ था। अब आप यहाँ पे देखें, वर्ल्ड वॉर 1 होती है ख़त्म, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सेवरे साइन हो जाती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेवरे के अंदर ऑटोमन एम्पायर पूरी काट दी जाती है, और जिसको एक बंदा है जिसका नाम है कमाल अतातुर्क, वो इसकी मुखालफत कर देता है कि नहीं ये तो हम नहीं मानेंगे। जिसके बाद फिर टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हो जाती है। अब टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हो गई, यहाँ पर शरीफ मक्का ने अपनी अंग्रेज़ों के साथ एक तो अव्वल तो उन्होंने किंगडम ऑफ हिजाजी सल्तनत
का क़याम भी कर दिया कि वो ने हिजाज़ को बिल्कुल अलहदा कर दिया और उसके बन गए काइंड ऑफ अ बादशाह बन गए। अभी उर्दन भी उसी का हिस्सा है और शरीफ मक्का के जहन में ये भी है कि जनूबी इराक़ भी मेरे पास है और सीरिया भी मेरे पास है। तो ये सारी एक छोटी थोड़ी देर के लिए बनी थी हिजाज़ी सल्तनत। लेकिन फिर क्या होता है कि 1924 के अंदर कमाल अतातुर्क खिलाफत को ख़त्म कर देते हैं कुस्तुनतुनिया में और यहाँ पर शरीफ मक्का एक काम कर देते हैं, अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर देते हैं। और जो ही वो खलीफा डिक्लेयर करते हैं और ख़लीफ़ा तमाम अरबियों का खलीफा जो कि एकदम से अंग्रेज़ों को भी कान खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे बंदे ने किए। वहाँ पर आता है अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद और इसे कहते हैं जाओ जाकर ना हिजाज़ पे कब्ज़ा कर लो। तो 1924 के अंदर हिजाज़ पे कब्ज़ा हो जाता है और 1926 तक उसका नाम हो जाता है, पहले थी अमारात नजद, अब है अमारात नजद और हिजाज़। और इसको फॉर्मल रिकग्निशन मिलती है पता कहाँ से, बरतानिया से, फ़्रांस, नीदरलैंड्स, USSR। अमेरिका ने नहीं किया अभी तक। इन 4 ममालिक ने रिकग्नाइज भी कर लिया। फिर उसके बाद अब ये तीसरी जंग, अब ये चौथी जंग शुरू होने वाली आखिरी, जो अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद अपने ही हामियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। क्या मसला होता है, इन्होंने अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद के जहन में होता है कि भाई इराक़ में भी तेल निकल आया, ईरान में भी निकल आया, उस वक्त शायद कुवैत में भी निकल आया हुआ था तेल। सऊदी अरब में इतना रेगिस्तान है, तेल है कि नहीं है, तो तेल निकालने के लिए सर्वे करवाना था। ठीक है, पहले जियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसके लिए आपको बाहर से बुलवाने पड़ते हैं, जियोलॉजिस्ट बुलवाने पड़ते हैं। वहाँ पर इख्वान के साथ हो गया इनका ज़रा इख्तलाफ हो गया और वो इख्तलाफ जंग की तरफ चला गया, जिसके अंदर फिर बरतानवी काफ़ी मदद करते हैं अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद की। लिटरली रॉयल एयर फोर्स ना एयर सपोर्ट देती है अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद को और इख्वान का बिल्कुल मलियामेट कर देते हैं। और उसके बाद जाकर ना सल्तनत सऊदी अरब डिक्लेयर हो जाती है 1932 में और तेल भी निकल आता है और वाफर मकदार में तेल निकलता है। लेकिन उसके ठेके तो अमेरिकी ले जाते हैं। ठेके अमेरिकी ले जाते हैं क्योंकि बरतानिया उस वक्त ईरान के अंदर से तेल ऑलरेडी निकाल रहा था, तो बरतानिया वालों का है ही नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास ईरान है, ये तो यही हुआ था कि सऊदी अरब के अंदर हमेशा से आई थी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। उन्होंने आकर ही सर्वे किया, उन्होंने आकर प्रोस्पेक्टिंग की, उन्होंने आकर फिर ड्रिलिंग की, फिर उन्होंने आकर एक ऐसा मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ जिसकी वजह से ईरान के अंदर 1950 में मुसद्दिक़ ने नेशनलाइज कर दी थी ऑयल इंडस्ट्री। अमरीकियों ने, वैसे तो बरतानिया वालों ने भी कोशिश की थी, बरतानिया वालों की भी मर्ज़ी थी कि वो ना जाकर सऊदी अरब में तेल निकालें, लेकिन किंग अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा ना उसी को हम राइट देंगे तेल निकालने का। तो उस स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था, उस वक्त का $1,70,000 दिया था। तो वो आए, 50-50 की शेयरिंग हुई, 50% सऊदीज़ को रेवेन्यू जाएगा, 50% जाएगा स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को। और उसके बाद फिर इनका शुरू हो गया, आरामको भी बन गई और काफ़ी तेज़ी के साथ ना इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, लेकिन अभी US गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, US गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है सऊदी अरब के अंदर फ़िलहाल। US गवर्नमेंट का जो सारा का सारा इन्हिसार था उस दौर में, वो मिडल ईस्ट की तरफ अभी आए नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका एकदम से यूरोप में जंग लेने के बाद वापस रिट्रीट कर जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में, जंग अज़ीम 2 में है, ये वो दौर है जब अमेरिका ना ग्लोबली अपने पर फैलाता है, एक्सपैंड करता है। और सऊदी अरब के साथ कुर्बत की जो सबसे बड़ी वजह बनी अमेरिकन की, वो थी जापान के ख़िलाफ़ जंग में। जापान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिकन को चाहिए था
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑयल नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, बल्कि एयरफोर्स के अड्डे भी चाहिए थे इनको। तो 1944 में FDR के साथ मुलाकात होती है इब्न सऊद की जी, सुएज़ कैनाल पे, और तारीख़ी मुलाकात। और उसके बाद बस वह एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि अमेरिका तब से लेकर अब तक निकला नहीं है इस रीजन से। दहरान एयरबेस बनी, काफ़ी बड़ी एयरबेस बनाई उन्होंने दहरान की, और यहाँ तक कि जो दूसरे, और इसने काफ़ी टेंशन भी क्रिएट की, दहरान ने काफ़ी टेंशन क्रिएट की थी सऊदी अरब के अंदर। जो बाकी कबीले थे जो आले सऊद के साथ उनके इल्हाक तो हो चुका हुआ था, अलायंस इत्तेहाद तो था उनका, लेकिन उन्होंने इसको बड़े मायूब तरीके से देखा कि ये किन को बुला रहा है, अमेरिकन आकर रहेंगे। तो अमेरिकन के लिए ना स्पेशल कंपाउंड्स बनाए गए थे दहरान में, जिसके अंदर वो बिल्कुल अमेरिकन कल्चर के तहत रहा करते थे। और उसके बाद 1944 में तो सऊदी अरब ने, अगर अब देखा जाए तो सऊदी अरब ने हमेशा अमेरिका के ना स्ट्रेटेजिक एसेट काम किया। अमेरिकन नेवी को हमेशा से तेल प्रोवाइड किया, और अमेरिका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे अगेंस्ट कम्युनिज्म इन द मिडल ईस्ट, उसके ख़िलाफ़ सऊदी अरब को इस्तेमाल किया। इस सेंटकॉम की प्रेजेंस इसलिए तो फिर सेंटकॉम हो गया, उसकी बनाया इसलिए गया था अगेंस्ट कम्युनिज्म, और उसकी वजह सबसे बड़ी क्या थी, मिस्र में नासिर की हुकूमत आ गई थी। और जब नासिर की हुकूमत आई तो आपको पता है नासिर के भी जहन में था पैन अरब नेशनलिज्म, कि तमाम अरब को इकट्ठे होना चाहिए। और उसे तो यहाँ तक चला गया था नासिर के जो सऊदी अरब का जो तेल है ना, उस पर तमाम अरबों का ना बराबर का हक है। तो और नासिर ने जाकर USSR के चला गया कैंप में। तो अमेरिकन को इस चीज़ की बड़ी टेंशन थी कि ये चला गया, तब हम सऊदी अरब को कैसे आगे करें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर उस वक्त जो दूसरा बादशाह है इनका, किंग सऊद, वो बंदा तो कहने को बड़ा ठीक था, लेकिन वही ना कि अब कबायली मुआशरा है। कबायली मुआशरे के अंदर अगर जिहाद सबसे बड़ा बादशाह बनना है ना, बादशाह का बनना है तो बहुत ताकतवर, आप सॉफ्ट नहीं हो सकते, आपको बड़ा सख्त गिर होना पड़ता है। उस बंदे में सख्त गिरी नहीं थी, उस बंदे में इंटरेस्ट ही नहीं था बादशाहत करने की। उसको इंटरेस्ट था भाई सहराओं में जाकर बड़े बड़े टेंट लगा के शिकार करने का और दुनिया की तमाम आसाइशें ना, फ्रिज, AC, हर तरह का खाना सहराओं में जाकर खाने का उसे शौक़ था। उसका शौक़ यही था। और उसका दौर ऐसा दौर था कि सऊदी जो ख़जाना था वो बिल्कुल ख़ाली हो चुका हुआ था। यानी ये हालात हो गए थे कि सऊदी गवर्नमेंट को अरामको से कर्ज़ लेना पड़ता था अपने मामला चलाने के लिए। इतने हालात ख़राब कर दिए थे उसने। और उस बंदे को बार बार ना अमरीकी कोशिश कर रहे थे कि इसको ना हमने जमाल अब्दुल नासिर के ना ख़िलाफ़ खड़ा करना है। और उसकी खातिर ही वॉज द फर्स्ट, यानी पहला अमरीकी सऊदी बादशाह जिसको अमरीका में स्टेट विज़िट के लिए बुलवाया गया। बड़ी आवभगत की गई, लेकिन वही मसला आ गया ना कि वो चल नहीं सका बंदा। और यहाँ तक हालात ख़राब हो चुके हुए थे कि उस वक्त किंग फैसल, क्राउन प्रिंस फैसल, वो जो उनके जो कि भाई थे, उनको ना एक बड़ा टैसिट सा चला गया, पैगाम चला गया अमरीकियों से कि कुछ करो। और वो टैसिट सा पैगाम ये था कि अगर तुमने कुछ ना किया तो हमें कुछ करना पड़ जाएगा। ये बंदा हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं जा रहा, यानी ख़िलाफ़ भी नहीं जा रहा लेकिन मुताबिक भी नहीं जा रहा। तो यानी आप समझ लो एक टाइप का ना रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है फिर। और किंग सऊद को हटाकर ग्रीस में जला वतन करके फिर किंग फैसल की हुकूमत शुरू होती है जी। और किंग फैसल का फिर दौर है कि किंग फैसल की ना अपनी अमेरिकन के साथ ना एक वो थी, समझ लो इतबार का इशू था, चपकलिश थी। और वो थी किसके ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, क्योंकि वो भी तो पैन इस्लामिक मूवमेंट के थोड़े से हमायती थे फैसल साहब। इवन जो लाहौर की भी हुई थी समिट 1973 की इस्लामिक समिट, उसमें भी किंग फैसल ही आगे थे और उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया था सबको जमा करने में। और उस वक़्त बात हुई थी इस्लामिक इत्तेहाद की,
हाँ जी। और मुस्लिम बॉम्ब बनाने की बात हुई थी और सब ने कहा था कि पाकिस्तान मिलिटरीली तगड़ा है तो इनको हम फंड करेंगे और इस्लामिक बॉम्ब। तो लोग अक्सर ये हम सुनते हैं कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम जो कामयाब हुआ है उसमें बहुत सा ये सऊदी पैसा भी है। कोई शक नहीं है, सऊदी पैसा भी है। फिर आपको मैं एक बताता चलूँ, और इसलिए फिर हमने भी उनको न्यूक्लियर वाइज तो नहीं बट मिलिटरीली उनकी मदद की है हमेशा। मिलिटरीली हमने 1964 से, हम लोग 67 या 64 से 67 से हमारे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हो और अब तो फाइटर जेट्स भी चले गए। तो फाइटर जेट्स भी चले गए, तब से ही है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मिस्र के साथ सऊदी अरब के ना काफ़ी मामलात ख़राब रहे हैं, स्पेशली यमन के अंदर। यमन के अंदर 1962 के अंदर 1962 में कू हुआ था अगेंस्ट ना मॉनर्की, यमन की जो मॉनर्की थी उसके ख़िलाफ़ रिपब्लिकन से किया था। तो सऊदी ख़ानदान ने तब भी जो ये थी यमनी मॉनर्की उसका साथ दिया। लेकिन मिस्र ने जिन्होंने की ना रिपब्लिकन्स जिन्होंने तख्ता उल्टाया था बादशाह का, उनका साथ दिया और वो 2 साल जंग चलती रही। मिस्र ने 17,000 बंदा भी डिप्लॉय किया यमन के अंदर, क्योंकि मिस्र का हिस्टोरिकल रिलेशन है यमन के साथ हिस्टोरिकल। दूसरा ये है नासिर का दौर। जी जी। और नासिर के जहन में है कुछ और इस वक्त। नासिर के जहन में अरब नेशनलिज्म का, सब अरब को ये वो दौर है जब नासिर ना को याद है यूनाइटेड अरब रिपब्लिक भी बनाई थी, सीरिया और मिस्र का कुछ देर के लिए इल्हाक हो गया था। हाँ, ये एक ही मुल्क बन गए थे। जी जी जी। तो नासिर ना बिल्कुल उसी चल रहा था ट्रेजेक्टरी पे। हाँ। और उसके अगेंस्ट सऊदी अरब को अमेरिका ने प्रॉप अप किया हुआ था। लेकिन किंग सऊद जो कि बादशाह बने थे उसके बाद, अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद के बाद कमज़ोर बादशाह था। हाँ। किंग फैसल के बाद ना मामलात ना थोड़े सारे सऊदी अरब के हक़ में जाना शुरू हुए। 1964 में वो जंग ख़त्म हुई और वो पता इवेंचुअली मिस्र के लिए ना वियतनाम बन गया। यानी उसे कहते हैं ये जो जंग थी ना 1962 से 1964 के दरमियान की यमन में, इसे याद किया जाता है इजिप्ट यमन, इजिप्ट वियतनाम के लड़ने गए जंग, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। वो इवेंचुअली दोबारा से वहाँ पर बादशाह की हुकूमत बहाल कर दी सऊदीज़ ने। लेकिन उसके बाद किंग फैसल को मसले मसाइल का पता था। सऊदी अरब के एक बहुत ही बैक वाटर कबायली मुआशरा है, टेक्नोलॉजी के बहुत ख़िलाफ़ है। टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ क्या थी वो, बेसिकली कहते हैं ना फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी को हमेशा से अरब कबायलियों ने यही देखा है कि ये ना वेस्टर्नाइज कर रहे हैं हमारे मुल्क को। वही बात आ गई कि जब वो तुर्कों ने रेल की पटरी बिछाई तो उसको भी उड़ा दिया। वही 50 साल बाद अब वही मामला दोबारा से शुरू हो गया। किंग फैसल ने कोशिश की, ठीक है, टीवी स्टेशंस लगाए। किंग फैसल थे ज़रा इंटेलेक्चुअल आदमी था, इंटेलेक्चुअल थे और उनके अभी बेटे भी काफ़ी लिखते हैं। अच्छा, बेटे को वैसे आपको पता है कि इससे साइड हो गए हैं बिल्कुल ही, लेकिन वो बादशाहत वाली साइड से बिल्कुल साइड पे हो गए हैं। वो ज़रा उनका किरदार रिसर्चर वाला बन गया उनका ज़्यादा, क्योंकि इवेंचुअली पता क्या लगता है, अभी हम जब जाते हैं ना किंग फैसल ने, लेकिन आप ये भी देखें अभी यहाँ पर मिस्र के ख़िलाफ़ खड़े भी हैं, लेकिन फिर इसराइल के अगेंस्ट 1967 में इकट्ठे भी हो गए हैं मिस्र और सऊदी अरब, इकट्ठे भी हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि तमाम 5 अरब ममालिक ने इसराइल के ऊपर हमला करना था और इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके वो सारी फ़ौज ही तबाह कर दी और यरूशलेम भी इसराइलियों ने उस पर कब्जा कर लिया। और वो किंग फैसल के लिए बड़ा एक ना ह्यूमिलिएटिंग, एक होता है ना अरबिक प्राइड, अरब की जो उसका फ़ख्र होता है, उसे काफ़ी ठेस पहुंचा उससे। और फिर किंग फैसल ने, आपको याद है कि फिर 1973 की जंग के लिए, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना 1967 के अंदर अरबियों ने सऊदी अरब को ना काफ़ी ज़्यादा वो भी किया, यानी कि ना वही गैरत को उजागर किया कि तुम लोग ना अमेरिकियों के ना स्टूजेस हो। इन्होंने फिर वो अमेरिका पे ब्लॉकेट लगा दिया, ब्लॉकेट लगाया तेल का, क्या उसे कहते हैं उसको, ऑयल एम्बार्गो ऑफ 1973। हाँ जी।
ये वही वक्त है जब फिर इसराइल पे मिस्र ने हमला भी किया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जी मामलात जो इलाकों पे कब्ज़ा इसराइल ने 67 में किया, उस पर मिस्र ने दोबारा से कब्ज़ा कर लिया। यही फिर सीरिया ने भी किया हुआ था और सऊदी अरब ने ऑयल एम्बार्गो लगाया हुआ था और अमेरिका बिजी था वियतनाम के अंदर। अब वही जंग अज़ीम दोम वाला मसला खड़ा हो गया। नेवी को, एयरफोर्स को पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल आना है सऊदी अरब से और सऊदी अरब ने एम्बार्गो लगाया हुआ है। और फिर अमेरिकन दोबारा गए, आई थिंक 5 माह एम्बार्गो लगाया रखा था और हेनरी किसिंजर को भेजा था। हेनरी किसिंजर ने जाकर कहा हम ना कम्युनिस्ट्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और कम्युनिस्ट का इक्विवेलेंस किंग फैसल के सामने ये रखा कि आपने जिस तरह इख्वान को किया था ना, यानी इख्वान और कम्युनिस्ट ना बेसिकली थे अहदाफ एक थे। कम्युनिस्ट भी चाहते थे ग्लोबल कम्युनिज्म बन जाए, जिस तरह लियोन ट्रोत्स्की की था कि भाई ग्लोबल कम्युनिज्म होनी चाहिए, तमाम वर्कर्स जो है ना उनको पावर मिलनी चाहिए। इख्वान का भी यही था कि पूरी दुनिया में ना वहाबिज़म होनी चाहिए। इनके नज़दीक जो है ना ये थे, इनका बेसिकली ना अरबियों का एक मुआशरे के अंदर आपको नज़र आती है क्योंकि सहरा है। वो मैं एक वही तारीख तान की बात सुन रहा था कि सहरा में दिन है या रात है और कोई मौसम नहीं है, यानी और कोई वक्त नहीं है, यानी सुबह भी आपको सूरज उसी तरह तपिश देगा जिस तरह उसने गुरूब होते हुए देनी है। तो दिन है या रात है, यानी ब्लैक एंड वाइट है दुनिया सहरा के अंदर। तो इख्वान का भी यही तसव्वुर था कि जो वहाबी है वो मुसलमान है, बाकी सारे गैर मुसलमान हैं। तो हेनरी किसिंजर ने आकर ना ये बात की किंग फैसल को कि हम ना कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हालांकि ये वही कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन, जिन्होंने जो सबसे पहले थे जिन्होंने सऊदी अरब को रिकग्नाइज़ किया था 1926 के अंदर। और किंग फैसल ने ऑयल एम्बार्गो हटा दिया और इस पर आज तक क्या सराही हो रही है कि व्हाट वाज द रीज़न किंग फैसल ने ये ऑयल एम्बार्गो हटा दिया। क्या ऑफ़र की थी कि ख़त्म ही कर दिया उन्होंने? ऑफ़र कोई ख़ास नहीं थी की। अमेरिकन का पूरा इरादा था सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज़ पे कब्ज़ा करने का मिलिटरीली। वो प्लान्स बन चुके थे और अगर किंग फैसल एग्री ना करते तो शायद आज सऊदी अरब का नक्शा थोड़ा मुख्तलिफ होता। यानी इन्वेजन का ख़तरा था, इन्वेजन का ख़तरा था, बिल्कुल कब्ज़ा करने का। यानी बिल्कुल ये वही ब्लूप्रिंट था जो बरतानिया ने और सोवियत यूनियन ने ईरान के साथ किया था जंग अज़ीम दोम में, कि जनूब पे कब्ज़ा कर लिया बरतानिया ने, शुमाल पे कब्ज़ा कर लिया सोवियत यूनियन ने और ईरान दरमियान में रह गया थोड़ा सारा पहलवी बादशाह के पास। तो सऊदी अरब का भी फिर इन्होंने इसी तरह को रिपीट करने का इनका इरादा था इनका। तो फिर से अब समझ में आती है कि किंग फैसल क्यों मान गए। दूसरा जो इकोनॉमिक रीज़न था वो ये है कि किंग फैसल ने जब से तख्त संभाला तब से लेकर 1973 तक ऑयल की प्राइसेस नहीं थी बढ़ रही और किंग फैसल को तरक्की के लिए जो पैसा चाहिए था वो रेवेन्यू नहीं था आ रहा। वो पैसे के लिए उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया, 5 माह का एम्बार्गो लगा और ऑयल प्राइसेस ऊपर गई और फिर उसके बाद जो रेवेन्यू आया वो रेवेन्यू आपको पता है उस दौर का $1 अरब हफ्ते का। $1 अरब हफ्ते का। यूएई की भी ये ख्वाहिश है कि जंग ख़त्म होगी तो हम फुजैरा वली और हर साइड को आबाद कर देंगे। हाँ जी, और डबल रेवेन्यू से निकल के अपना शेयर बढ़ा देंगे। लेकिन वो मुश्किल है, पता क्या है वो कभी मुश्किल पता क्या है, वेनेजुएला ने इक्वेशन काफ़ी तब्दील कर दिया। जब वेनेजुएला के साथ किया ना अमेरिका ने जनवरी ने, उसने ऑयल इंडस्ट्री की इक्वेशन बहुत तब्दील कर दिया ऑयल मार्केट की, क्योंकि पहले तो वेनेजुएला ब्लैक मार्केट में बेच रहा था ऑयल वगैरह, अब वो अमेरिका बेच रहा है। वैसे तो कहने को डायरेक्टली अमेरिका नहीं बेच रहा, यानी लीगल एंटिटीज़ तो कोई और ही हैं जो बेच रही हैं, लेकिन वो पैसा सारा रीडायरेक्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ अब। और फिर ऑफ कोर्स अब ईरान की जंग अगर ख़त्म करनी है, आपको पता है फिर ईरान चाहता क्या है कि ईरान अपना ऑयल लीगली ओवर द टेबल दुनिया में सेल कर सके। तो वो जो ऑयल मार्केट में प्रोपोर्शन है ना
तमाम ममालिक का वैसे श्रिंक हो जाएगा अगर वेनेजुएला और ईरान फुल कैपेसिटी के साथ आ जाते हैं। और वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, करने नहीं दिया जा रहा उन्हें। तो 1973 में फिर वही बात आ गई, $1 बिलियन अ वीक आना शुरू हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया, स्टूडियोज़ डेवलप होना शुरू हो गए सऊदी अरब के अंदर, और स्कूल्स बनना शुरू हो गए। और फिर लेकिन किंग फैसल का इंतकाल क्या असैसिनेट कर दिया गया। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने रास्ते से हटाया था। हो सकता है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका छोड़ता नहीं है। अमेरिका वो उसको याद रहता है कि इसने मेरे साथ किया गया था। वो जो इस्लामिक समिट थी लाहौर की, हाँ जी, उसमें लोग यही कहते हैं कि सबको एक एक करके अमेरिका ने रास्ते से हटाया। भुट्टो, फैसल, कज़ाफ़ी, हाँ जी, नासिर, सबको हटाया। और फिर शेख मुजीब भी था उसमें, और एक और था उसमें बड़ा किरदार एक, वो जो लीडरशिप आई थी ना, वो अमेरिका के लिए बड़ी डेंजरस लीडरशिप थी। वो सारे बड़े डेंजरस थे। हाँ। एक तो वो सब के सब आप समझ लो कि ना नेशनलिस्ट थे। हाँ जी। और फिर ना नेशनलिस्ट होने के साथ साथ ना सद्दाम हुसैन हाँ जी, नेशनलिस्ट होने के साथ साथ ना वो था उनके अंदर रुझान इस्लामी था उनका। जी, वो तो थोड़ा सा वो था, वो मुस्लिम टच था उसके अंदर, पैन इस्लामिज्म था उसके अंदर। हाँ। तो वो, और अच्छा, लेकिन अगर हम देखा जाए तो भुट्टो भी सोशलिस्ट है, कदाफ़ी भी सोशलिस्ट का बंदा था जी, सदाम भी सोशलिस्ट, मुजीब भी यानी सारे सोशलिस्ट थे। हाँ। और किंग फैसल की अगर हम लोग पढ़ते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरब की तरक्की के अंदर तरक्की का अमल शुरू किया, हाँ, वो बड़ा सोशलिस्ट नेचर का था जी तरक्की का। और किंग फैसल फिर उसके बाद जब रेवेन्यू जनरेट होता है इतना $1 अरब हफ्ते का, तो फिर आपको पता है जहाँ पर बहुत ढेर सारा पैसा आए वो अपने मसले भी लेकर आता है। और ये वही दौर है जब आपको पता है कि पाकिस्तान से काफ़ी हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स उनको डेपुटेशन के लिए सऊदी अरब गए, काफ़ी ठीक ठाक उन्होंने पैसा वहाँ पे कमाया कि वो अभी भी बूमर अंकल हमें सुनाते हैं कि रियाल की बरकतें, कि रियाल ख़त्म नहीं था होता। जी। तो ये वो सारा का सारा उसका बैकग्राउंड था कि ये बूम आया किस लिए था। इट वाज रिजल्ट ऑफ दैट ऑयल एम्बार्गो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि शाह फैसल के बाद शाह खालिद, शाह खालिद अगेन एक्टिव बादशाह नहीं है, उसे अपने नौकाबों से बहुत मोहब्बत है। तो वो हॉकिंग यानी उकाब उड़ाने का बहुत शौकीन है। जैसे हम लोग हमारे नवाब कबूतर उड़ाते हैं तो वो अरबी शेख उकाब उड़ाते हैं, और वो उकाब उड़ाते हैं तो हुकूमत कौन कर रहा है? वली अहद फ़हद। और फ़हद का बड़ा डिफरेंट किस्म का ना वो है अप्रोच अमेरिकन की तरफ, प्रो अमेरिकन है। अच्छा, शाह फैसल असल में था एंटी अमेरिकन, क्योंकि शाह फैसल की जो अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है ना अमेरिकन के साथ, वो था धोखे का। फ़लस्तीन की पार्टीशन में शाह फैसल को 1948 में उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के जॉर्ज सी मार्शल ने कहा था कि हम तो इसमें नहीं जाएंगे, हम तो ये होने नहीं देंगे। पर्सनली बोला हुआ था। लेकिन जो ही वोटिंग की काउंटिंग होती है, सऊदी अरब नो, USA यस, तो वो शाह फैसल ने वो कभी वो भूले नहीं उसको कि ये मेरे साथ धोखा कर चुके बंदे। लेकिन शाह फहद का बिल्कुल अपोजिट मामला था। और उसी दौरान फिर आप देखें शाह खालिद की हुकूमत है, लेकिन हुकूमत शाह फहद ही चला रहे थे। 1979 का ईरानी इनकलाब हो जाता है। जी। और सबसे ज़्यादा किसको ख़तरा है? सारे अरबी शेखों को, क्योंकि इमाम ख़ुमैनी ने कहा कि ये सारे के सारे अरब शेख ये बकाया जात हैं बरतानवी राज के। जी। तो इनका तो यहाँ पे जगह बनती नहीं है। अभी फरवरी 1979 में इनकलाब, ईरान में इनकलाब आता है। उसी साल सऊदी अरब के अंदर हरम पे बनो उतैबा के लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। जुहैमन अल-उतैबी के दादा ने, वो जो मैंने आपसे बात की थी ना, आखिरी जंग हुई थी जी,
इख्वान की, वो जुहैमान अल-तैयबी के दादा ने शुरू की थी। और जुहैमान अल-तैयबी के जहन में, अब जुहैमान अल-तैयबी कौन है, ये असल में सऊदी अरेबिया के रॉयल गार्ड्स का यानी आर्मी का हिस्सा है। अब ये वो वजह मैं आपको बता रहा था कि सऊदी अरेबिया अपनी आर्मी क्यों नहीं बना पा रही, वजह ये है कि ये जुहैमान अल-तैयबी का जो इंसिडेंट हुआ था, वो लॉयल्टीज़ नहीं क्रिएट हो रही, वो लॉयल्टीज नेशन अभी इतने साल हो गए हैं, वो एक ना नेशनल फर्वर नहीं क्रिएट कर सके। वो अभी भी ट्राइबल कल्चर चलता आ रहा है, वो ख़त्म ही नहीं कर सके ट्राइबल कल्चर को अलग से नहीं कर सके, उसको इल्हाक ही नहीं कर सके कि नहीं हम सब सऊदी अरेबियन है। तो देखे ना ये जो इख्वान वाला चैलेंज हो, तैबी वाला, या फिर साउथ में या हुतीज़ वाला, वो भी वही सरजमीन है अरब। हाँ जी। या फिर नॉर्थ में चले जाएं तो उनको वो वाले चैलेंजेस आए थे, कौन से नॉर्थ में भी जो चैलेंज आया था, वो उधर जहाँ पे नियम बन रहा है ना। हाँ, नियम बन रहा है, नियम बन रहा है जहाँ पे ज़बरदस्ती जी। कबीलों तो को, वो उनकी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही माशरे के अंदर, तो वो हाँ जी, वो लेकर नहीं आ पा रहे, वो लेकर नहीं आ पा रहे, वो चाहे तो हाँ वो वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ना जिहाद, जो मुझे लगता है ना, अब सऊदी अरेबिया इस नाम के अंदर मसला है। हाँ, वो जो सारे अरब कबीले हैं ना, वो कहते हैं नहीं हम सब सऊदी नहीं हम हैं, इस बैनर के तले नहीं इकट्ठे होंगे। हाँ जी, हम अपने आप को सऊदी नहीं कहलवाएंगे। हो सकता है, हाँ। ये मेरा अपना ना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है यूके में। मेरा क्लास वाला था जद्दे से, तो उसने ना कहा मैं जद्दे से आया हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मैं जद्दे से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा यूर सऊदी? कहता है नहीं मैं सऊदी नहीं हूँ। मैंने कहा जद्दा तो सऊदी अरब में है। कहता है हाँ जद्दा सऊदी अरब में, लेकिन मैं सऊदी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे बताएगा क्या हो, तो उसने मुझे नहीं बताया। सऊदी तो एक वो सऊदी एक कबीला है, एक कबीला है, उसको आप नेशनैलिटी नहीं सब पे इम्पोज नहीं कर सकते। जी। ये ना बिल्कुल वही एक है कि ना, मैं चंगेज़ ख़ान की ना तारीफ़ पढ़ रहा था। चंगेज़ ख़ान ने भी हरकत ये की थी। अब मंगोल ना, वो तातारियों का एक सब कबीला था। तातार अरब की तरह एक ना एक बड़ी नेशनैलिटी है जी, उसके अंदर मंगोल एक कबीला है। लेकिन चंगेज़ ख़ान ने ये किया था कि उसने तातारी नेशनैलिटी को हटा के सबको मंगोल बनाया। मंगोल कैसे बनाया कि जिहाद उसने ना जो सारी तातारियों की जो कबायली रवायात थी ना, उन्हीं को तब्दील कर दिया था। उसने कबायली रवायत तब्दील कर दी। उसने कहा कि तुम लोग तातारी नहीं हो, अब मंगोल हो। यही काम कोशिश की सऊदीज़ ने थ्रू वहाबिज़म, कि हम वहाबिज़म के थ्रू ना, वहाबी मसले के थ्रू सबको सऊदी बना लेंगे। लेकिन वो नाकामयाब रहे उसमें। और अगर आप मुझे पूछना, वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके उसके अंदर। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को किसी हद तक कामयाबी मिली जो हमने डाइवर्स कल्चर्स को पाकिस्तान का नाम देकर इस्लाम का थोड़ा सा ऐड करके उसमें हमने एक नेशनलिज्म क्रिएट कर लिया। हमने बाय ऑन द फेस ऑफ इट क्रिएट कर लिया है। जी, हमने ऑन द फेस ऑफ इट वो नहीं कर पा रहे। इंडिया ने कर लिया। इंडिया ने तो काफ़ी हद तक कर लिया। इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा ना एक इसमें आई थिंक आपको ना दूसरे कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हुए अगर आप एक बैनर तले जमा कर लो ना, जिसमें इख्तिलाफ कम से कम हो, तब वो हो सकता है जो इंडिया ने किया है कि स्टेट्स को ऑटोनमस करके आपको ना उसके लिए पॉलिटिकल और सियासी और स्पीच की फ्रीडम चाहिए, सर्टन लिबर्टीज और फ्रीडम चाहिए सर्टन लेवल तक। हाँ, अब आप देखें इंडिया में भी, इंडिया कभी एक तो था ही नहीं, कभी भी इंडिया कभी भी नहीं था एक। वो भी जैसे सऊदी अरब में कबाइल थे, यहाँ पे डिफरेंट रियासतें थी, नवाब थे, राजगिरियाँ थी। जी। तो उसको इकट्ठा किया है इन्होंने। ये जब इंडिया एक्सचेंज होते ना, हाँ, रियासतों के, उसके लिए आपको फ्रीडम चाहिए होती है, थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए होती है, ताकि वो आप लोग बात तो कर सको ना, यानी एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेस कर सकें। ये सऊदीज़ ने कभी दिया ही नहीं है। और हाँ, और देखें जहाँ हमने एक्सप्रेशन लिमिटेड रखा बलूचिस्तान में, वहाँ हमें मसला है, ऑपरेशन आई, हमने वहाँ पे थोपने की कोशिश की, वहाँ से वहाँ पे आया। इंडिया ने कश्मीर में थोपने की कोशिश की, वहाँ से आया। हाँ जी। तो ये जो हमने एक दफ़ा बात की कि ना, जब आप बहुत ज़्यादा कदगाने लगा देना फ्रीडम और लिबर्टी पे, तो फिर उससे ना फ्रिक्शन ही पैदा होती है। और वो फ्रिक्शन अभी तक सऊदी अरब के अंदर है। वो नज़र, इसलिए फिर हमें नज़र आते हैं ये पैक्ट्स।
ये पैक्ट्स हमें इसलिए नज़र आते हैं। और इसलिए 2015 में भी जब यमन की तरफ से इनको थ्रेट आता है, हाँ जी, तो ये पूरी दुनिया को बुला लेते हैं जी, मुस्लिम नेटो, ये वो और वो यही सऊदी अरब ने अब भी किया है, जो 2015 में किया था अब दोबारा किया अब ये 26 में इन्होंने डिस्प्ले किया है। और एक पैगाम दिया सऊदी अरब ने बेसिकली कि हमारे साथ पार्टनर्स खड़े हैं, यानी उनको सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनल ज़्यादा हैं, इंटरनल ज़्यादा है क्योंकि वही इंटरनली तो दुनिया को पता ही नहीं है ना कि इनकी जो ट्राइबल मुज़ेक है वो असल में है क्या। यानी हमें लगता है कि भाई ये मक्का का अरबी है और रियाद का अरबी एक ही चीज़ है, नहीं, वो तो दुनिया उनकी अलग है, उनकी सोच अलग है। यानी हिजाज़ का इलाका जो है, हिजाज़ का जो तबूक से ताइफ की जो पट्टी है, नहीं सॉरी तबूक से ताइफ की पट्टी है, ये तारीख़ी एतबार से ना शाफ़ी मसलिक के अंडर ही है। ठीक है, अब आपने 1924 के अंदर से 1924 के बाद से वहाबिज़म को ज़बरदस्ती थोपा है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ रीजनिंग, विदाउट रीजनिंग आपने नहीं, तुमने वहाबिज़म ही फॉलो करनी है। तो फ्रिक्शन चलती आ रही है। यानी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जद्दे से आया हुआ अरबी और रियाद का अरबी बहुत फ़र्क है। जद्दे वाले बहुत डिफरेंट हैं, रियाद वाले ना थोड़े से वो हैं, मुझे एरोगेंट लगे हैं। जद्दे वाले ना थोड़े फ्रेंडली ज़्यादा हैं, दे आर मोर विलिंग टू लर्न, आउटगोइंग है, ज़्यादा आपके साथ बातचीत करेंगे खुशखुशी से। और जद्दा तो है भी, मैं उसकी तारीख़ देख रहा था तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका बुनियाद रखी थी इस शहर की। तो ये डिफरेंसेस हैं अभी भी उनके अंदर। और शाह फ़हद की वापस आते हैं, शाह फ़हद की जब हुकूमत शुरू हुई तो तब एक तो इन्होंने छुड़वा लिया काबे का कब्जा, जिस तरीके से छुड़वाया भाई, पाकिस्तान की फ़ौज कमांडोज आए, फ्रेंच भी कमांडोज आए 3, जिन्होंने आकर मिकदार देखी कि क्या कौन सा केमिकल कैसे डालना है। और उसके बाद ईरान इराक वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, इराक हमला करता है असल में तो ईरान के ऊपर, और ईरानियों को याद है कि इराक की मदद किसने की थी, और वो थे सऊदीज़ ने की थी। अब मैं कह सकता हूँ कि शायद सऊदीज़ ना मदद करते सद्दाम हुसैन की, लेकिन करनी पड़ी। वजह क्या थी? अमेरिका का हाथ सद्दाम हुसैन पे था। बिल्कुल था। मुझे याद है मैं पढ़ रहा था, जो ही ख़ुमैनी इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है ना ईरान में, तभी सद्दाम हुसैन के ऊपर ना जो पाबंदियाँ, उसकी हुकूमत में पाबंदियाँ हट जाती हैं अमेरिका की, और उसके बाद जंग शुरू। पहले सद्दाम को पंप किया, पहले उसे पंप किया। जब सद्दाम ने बेड़ा गर्क किया इराक ईरान जंग में दोनों, फिर दुश्मनी करवा दी कुवैत और इराक की। अच्छा, फिर कुवैत, अच्छा ये जो है ना कुवैत वाला मामला, ये आज तक समझ नहीं आया कि सद्दाम ने कुवैत पे हमला किस लिए कर दिया था। ये कभी समझ नहीं आया। ऑयल फील्ड्स बेसिकली वो थी ना, ऑयल फील्ड्स का ही इशू था। ऑयल फील्ड्स का इशू था। कहता था कि, और वो उसने कहा कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो फिर मैं कहूँगा, ये नैरेटिव दूंगा कि कुवैत तो है ही इराक का पार्ट, क्योंकि वो अरब पेनिनसुला के अंदर है। हाँ जी। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी, और फिर अमेरिका ने अरबियों को कहा, ये कुवैतियों को, कि यार हम आपको बचाएंगे। फिर उन्होंने सद्दाम हुसैन की हुकूमत पे बमबारी की, सद्दाम हुसैन की हुकूमत पे बमबारी की, वहाँ से उनकी, और नहीं, और वहाँ से शाह फ़हद की मिसकैलकुलेशन नज़र आ गई कि शाह फ़हद ने 8 साल ईरान के ख़िलाफ़ सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करता रहा। फिर उसके बाद कुवैत पे हमला किया। वो कुवैत जिसने पनाह दी थी आले सऊद को, वो जब इनकी दूसरी रियासत ख़त्म हुई थी 19वीं सदी के आखिरी सालों में, और शाह फ़हद को ये था कि कहीं सद्दाम सऊदी अरब पे ना हमला कर दे। और यहाँ पर शाह फ़हद ने अमेरिका को बुलवा लिया और कहा कि आपको जैसे चाहिए मैं करवा लूँगा। फतवा निकलवाया गया कि जी एग्रेसर कौन है और मासूम कौन है। तो कुवैत मासूम है, तो इराक जो है ना वो जाबिर है या ज़ालिम है, तो उस ज़ालिम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ना गैर मुसलमानों का साथ लिया जा सकता है। तो वो जी फिर अमरीकी आए,
अमरीकी आए और इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर, अच्छा फिर एक और शाह फहद के दौर में एक और काम हुआ कि जितना भी नासिर के दौर में और हाफिज़ अल असद के दौर में सीरिया और मिस्र में जितने भी जो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग थे ना, इख़वानुल मुस्लिमून, उनके ऊपर जब सख्तियाँ हुई तो उन्हें पनाह भी फिर सऊदी अरब ने दी। और सऊदी अरब ने उन्हें पनाह दी उसका, और ना सिर्फ पनाह दी उनको बल्कि तालीमी शोबे के अंदर बड़े उनको यानी सऊदी नौजवानों को तालीम देने में उनको लगा दिया कि तुम लोग हमारे बच्चों को तालीम दो। और उसका नतीजा ये निकला कि वो जो सारी थॉट थी ना मुस्लिम ब्रदरहुड की, वो सऊदी नौजवानों में आई, और उसका फिर नतीजा निकला कि 1969 में हरम का कब्ज़ा हुआ। और शाह फहद ने फिर यहाँ से ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं इस नौजवान का क्या करूँ, और उन नौजवानों को फिर किधर भेजा गया? अफ़गानिस्तान। जिन्होंने बनाई अलकायदा, अलकायदा AQ बनाई, जिन्होंने फिर AQ बनाई, और जिन्होंने ना सिर्फ AQ बनाई, जिन्होंने फिर पाकिस्तान के अंदर एक मदरसों का जाल बिछाया कि इंडस्ट्रियल स्केल पे इंडोक्ट्रिनेशन हुई पाकिस्तान के अंदर। यानी अलकायदा भी मुस्लिम ब्रदरहुड का ही उसका ही एक सबसेट है। उसका ना आप कह लो सऊदी वर्जन है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड को आप किसी भी तरफ लेके जा सकते हो। हाँ जी, पीसफुल, आर्म्ड रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसलिए सऊदीज ने डर के मारे सारी अरब दुनिया और मिस्र ने टोटल बैन लगा दिया मुस्लिम ब्रदरहुड पर, इवन तबलीगी जमात पर भी, कि इस्लाम की इशाअत वो हम ही करें, स्टेट करेगी। उनको ये डर है कि कोई आम बंदा प्रोपोगेट ही नहीं कर सकता इस्लामी मैसेज। उन्होंने उसको भी मुस्लिम ब्रदरहुड में डाल दिया, तबलीगी जमात को उन्होंने उसको भी बैन कर दिया है। हर चीज़ को उन्होंने कर दिया। यानी बंदा कभी सोचता है कि आप एक काम, यानी इनकी सोच क्या थी कि आपने मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को सऊदी अरब में बुलाकर उन्हें बच्चों की तालीम देने के शोबे में डाल दिया है, तो आप उसका रिज़ल्ट क्या निकलवाना चाह रहे हैं? यानी मैं सोचता हूँ कि अच्छा ऐसे किया तो फिर किया किस लिए, किस मकसद के लिए किया? जब आपको पसंद ही नहीं थे ना, इवेंचुअली पसंद ही नहीं थे, तो वो इवेंचुअली अफ़गानिस्तान में फिर जाकर उन्होंने जंगें लड़ी। अलकायदा ने, कहते हैं जी, 15 से 20 हज़ार फाइटर था इनके पास, और वेरी वेल फंडेड। फिर उसामा साहब, OBL साहब थे, और ये सारे काम इधर ये हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है? जो करप्शन हो रही है सऊदी अरब के अंदर। अब सऊदी अरब के अंदर जिहाद एक बड़ा ना US एम्बेसडर टू सऊदी अरब बिटवीन 1975 और 80 के दरमियान ना, वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहा था कि सऊदी अरब के अंदर ना लैंड एक्विजिशन के ना बड़े अजीब और गरीब किस्म के वो हैं कानून है। कहता है कि हर इंसान लैंड एक्वायर नहीं कर सकता। कहता है लेकिन शहजादे जो है ना, हाँ, उनको जौन सी ज़मीन पसंद आई, इन्होंने जाकर ना बस अपना वो लगा देना है, वो क्या कहते हैं यार, वो अपना वो झंडा गाड़ देना कि ये मेरी ज़मीन है। और कहता है वो इस तरह कहता है कि 1975 के जब बूम शुरू हुआ तो शहजादों ने ये करना शुरू कर दिया। और कहता है फिर शहजादों ने वही ज़मीन जो उन्होंने लिटरली, यानी कहते हैं मुफ्त में पकड़ी हुई थी, वो इतनी महंगी बेची सऊदी रियासत को फॉर डेवलपमेंट। कहता है कि उसका कोई आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। कहता है कि मैसिव पैसा बनाया शहजादों ने। और उसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कहते हैं कि आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर लेकर आना है, वो शहजादा कफालत देगा तो वो काम कर सकता है सऊदी अरब के अंदर। और वो वहाँ पर वो करप्शन, अच्छा तो सऊदी शहजादे इधर करप्शन में, और जो आपका जितना भी जो बच्चा सऊदी बच्चा जिसको इंडोक्ट्रिनेट किया मुस्लिम ब्रदरहुड में, वो अफ़गानिस्तान में भेज दिया। तो ये डायनामिक्स सऊदी अरब के चल रहे थे। और इस दौरान अमरीकी आ रहे हैं शाह फहद के दौर में सऊदी अरब में। और ये जो बात थी, ये ना सिर्फ अलकायदा को
जो बाकी जितने दूसरे कबीले थे सऊदी अरब के अंदर, उन सबको ये बात पसंद नहीं आई थी कि आपने ठीक है फतवा ले लिया। इसकी बड़ी टेंशन थी। ये सऊदी अरब में जब यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड आए हैं, बड़ी टेंशन थी इसकी, बहुत टेंशन थी। यानी आप ये समझ लो यार कि दहरान एयर बेस है जहाँ पे यूएस एयर फोर्स 1944 से ऑपरेट कर रही थी। तो सऊदी रियासत ने हमेशा से ये बोला था कि ये एयर बेस नहीं है, ये ना एक ट्रांजिट स्टेशन है यूएस एयर फोर्स के लिए, जो वो जहाँ पर आकर ना सिर्फ अपने जहाज़ों को रिफ्यूल करेंगे। तो ओबीएल ने, अलकायदा ने, जब अमेरिकन आते हैं और इंतज़ार ये हो रहा होता है कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराएंगे अमेरिकन, और उसके बाद चले जाएंगे। कुवैत से निकाल दिया अमेरिकन ने, लेकिन सद्दाम हुसैन की, अच्छा अब यहाँ पर धोखा हुआ शाह फहद के साथ दोबारा। क्या डाला था उसके ऊपर शाह फहद पे कि हम सद्दाम की हुकूमत गिरा कर जाएंगे, लेकिन कुवैत से निकाल कर अमेरिकन ने कहा कोई सद्दाम तो गिरा ही नहीं, हमने तो कोशिश पूरी की, हमने तो लोगों को उकसाने की कोशिश की, इराकियों को। याद है यार वो इसकी ना जॉर्ज क्लूनी की और मैट डेमन की मूवी है थ्री किंग्स, वो जाते हैं 97 की मूवी है, तो वो जाते हैं इराक में ना लड़ने, तो वो दिखाते हैं कि ना वो इराकियों को कह रहे होते हैं राइज अप अगेंस्ट सद्दाम, राइज अप अगेंस्ट सद्दाम। तो वो अमरीकियों ने भी ना ये बहाना बनाया कि इराकी खड़े नहीं हुए सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़, तो हम तो उसकी हुकूमत गिरा ही नहीं सकते। एंड अमेरिकन स्टेट देयर $17 बिलियन पे किया सऊदीज़ ने अमेरिकन को ये जंग लड़ने के, $17 अरब। 91 में $17 बिलियन। और उसका नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब का जो कर्ज़ा था वो एकदम से इंटरनेशनल डेट बढ़ना शुरू हो गया, और वो दौर और आज का दौर है, सऊदी अरब का कर्ज़ा नहीं नीचे जा रहा, ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ से फिर अलकायदा देखती है कि अच्छा हमें बुलाया नहीं गया, हम तो फ्री में लड़ने को तैयार थे, और वो वहाँ से अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देते हैं। 93 का WTC बॉम्बिंग का प्लान था जो इन्होंने फॉइल किया था। हाँ, फिर कई जगहों पे बॉम्बिंग की। फिर यूएस एम्बेसीज जो थी अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में, हर जगह उनको टारगेट किया गया, यूरोप में टारगेट किया गया। तो अलकायदा बन गई इनकी टॉप दुश्मन, जो कि सऊदी बेस थी। ओरिजिनली सऊदी अरब की थी, लेकिन उनके महफूज पनाह गए थी अफ़गानिस्तान में। हाँ जी, जो अफ़गानिस्तान में दुनिया भर के मुजाहिदीन जमा यूएस ने किए थे, उसकी आड़ में वो भी आए थे। तो ये अगर मैं आपको 90s तक की ये तारीख बस बताऊँ ना, तो इससे आपको क्या नज़र आता है कि सऊदी अरब $1 अरब हफ्ते का बना रही है रेवेन्यू, अपना डिफेंस नहीं खड़ा कर सके उस तरह का इतना पैसा होने के बावजूद, जिसका मतलब ये निकलता है कि हम जितना सऊदी रियासत को समझते हैं ना कि बहुत इनका कंट्रोल है, शायद वो नॉन एग्जिस्टेंट है। जो इनको एक रिकग्निशन मिली है इंटरनेशनली सऊदी हुकूमत को, वो हम अंदाज़ा ये उससे हम अब ये एनालिसिस कर सकते हैं, तजिया कर सकते हैं कि शायद वो रिकग्निशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, या वो इतनी असर रसूख नहीं है उसका सऊदी अरब के अंदर जो सारे कबीले हैं। शायद वो देखते हैं कि अच्छा यार सऊदी जो है ना ये मुल्क के बाहर सारा मामला चला रहे हैं, मुल्क के अंदर जो है ना हमने कबीलों ने अपने मामला ना खुद ही सेट करने हैं। शायद डेली अफेयर्स के अंदर सऊदियों का कोई इतना वो नहीं है, ये डेली अफेयर्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा उनका वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट शायद उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम समझ रहे हैं। उस तरह की ब्यूरोक्रेसी नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर है या तुर्की के अंदर है, उस तरह की ब्यूरोक्रेसी नहीं है। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब अमेरिका कितनी दफ़ा आ चुका है, तेल आकर अमेरिका ने निकाला, आराम को आकर अमेरिका ने बनाई, ठीक है जी। 1973 का ऑयल एम्बार्गो लगता है, लेकिन उसका जो नतीजा निकलता है सऊदी अरब का बूम, ठीक है। 90s के अंदर अमेरिका आता है,
बचाने सऊदी अरब को। जी जी। और फिर 9/11 पे आता है। फिर 9/11 पे, और अब 2026 आ गया है और दोहा पे हमला होता है, कतर पे। कतर पे। किसकी तरफ से? इसराइल की तरफ से। और अमेरिका नहीं आता। अमेरिका कुछ नहीं करता, सिक्योरिटी गारंटीज गई भाड़ में। सिक्योरिटी गारंटी सारी की। अरब ममालिक को लगा धचका कि हाँ ये जी। क्या हो गया। सऊदी अरब ने फ़ौरन किया डिफेंस पैक, पाकिस्तान के साथ एक पैगाम दिया। हाँ जी, और दुनिया को बता दिया कि हम इतने भी यतीम नहीं। हाँ। लेकिन खटका है, सऊदीज़ को खटका है इस चीज़ का कि पाकिस्तान के साथ अब कैसे करेंगे। एक ऐसा पाकिस्तान मुल्क है जो कि, क्योंकि पता क्या है, जब भी सऊदी अरब से पाकिस्तान को डिफ़र्ड पेमेंट मिलती है ऑयल पे, या हमारे फॉरेन रिजर्व्स में पैसा डालते हैं, तो वो बेसिकली एक ना अमेरिका की तरफ से थम्स अप आता है। जी जी। ये जो पैक्ट है ना सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ किया, ये भी आप समझ लो कि यूएस की तरफ से ना कोई एक पाकिस्तान को इंडिकेशन गई है। ठीक है, इंडिकेशन क्या गई है आपको याद है? अभी कुछ हफ्ते पहले यूएस की जो ट्रेजरी है, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से हमने $10 बिलियन की फैसिलिटी मांगी थी। जी जी। जिसका रॉयटर्स ने एक दिन उसको रिपोर्ट किया और अगले ही दिन आई थिंक 14-15 घंटों के अंदर स्कॉट बेसेंट की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ, पाकिस्तानियों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमने कहा है कि हमने तुम लोगों के जो इकोनॉमिक हालात हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, तो तुम जाकर ना कैपिटल मार्केट से पैसा उठा लो और रिफॉर्म्स करो। और तो वो जो $10 बिलियन का इनकार आया। लेकिन फिर साथ में ही आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जापान को से अमेरिका ने ना जाने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर के येन ख़रीद लिए, यानी करेंसी स्वैप की है। अच्छा, वहाँ पे पैसे हैं, हमारे लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैक्ट बनवा दिया। और ये कहीं ना मतलब क्लियरली अमेरिकी इसमें रजामंदी है, अमेरिकियों की रजामंदी है। और इसके अंदर जहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, जो जैसे कि इमेजिन करें अमेरिका का इनखला होता है, तो ईरान, सऊदी अरब, इसराइल, ये एक ट्राइका है जिसने आपस में क्लैश करना है सुप्रीमेसी के लिए। ठीक है, अगर मैं देखा जाए ना तो सऊदी अरब और इसराइल का ना एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बनता है बहरीन के थ्रू। बहरीन ने तो अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, और सऊदी अरब का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बहरीन के साथ। तो लेट्स से कि इसराइली अगर अपने ऑफिस बनाते हैं ना बहरीन में, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी अपने ऑफिस बहरीन में बनाती है, तो वो सऊदी अरब के साथ तजारत कर सकते हैं, ऐसा वैसा इस तरह के। फिर दूसरा जैरेड कुशनर है, बेंजामिन नेतन्याहू से बड़ा करीब है, $2 बिलियन डाले सऊदी, जो उनका PIF है उसने अफिनिटी पार्टनर्स के अंदर, और जैरेड कुशनर जो उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसराइल की सबसे बड़ी इंश्योरेंस फर्म में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वहाँ पर ना ये इस तरह के इनडायरेक्ट कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन सऊदी अरब इज़ गेटिंग रेडी, तैयार हो रहा है कि अमेरिका का इनखला किस तरह का होता है। यकदम होगा जिस तरह का अफ़गानिस्तान और वियतनाम में हुआ कि जी हेलीकॉप्टर आए और जी टाटा बाय बाय, ख़ुद देख लो जो करना है। अगर तो उस तरह का हुआ तो ये नाइटमेयर होगा सऊदी अरब के लिए, क्योंकि यमन भी आपका हो जाएगा एकदम से, हौथी भी आपके हो जाएंगे, एम्बोल्डन हो जाएंगे, ईरान पूरा गर्म हो जाएगा। और जिसके लिए सऊदी अरब अभी तक मेरे ख्याल से रेडी नहीं है। और इस पैक्ट का पाकिस्तान को कितना फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, ये भी एक बात है, ये भी देखने वाली बात है। कुछ ज़्यादा लिखा नहीं हुआ। और ये भी बात आ जाती है कि अब पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी होगी कि व्हेन अमेरिका विदड्रॉज, जो उसका वैक्यूम क्रिएट होगा, कि अब पाकिस्तान उस वैक्यूम को कितना पुर कर पाएगा। क्योंकि सऊदीज़ का तो हमने आपको पूरी तारीख बताई है, वो ख़ुद तो नहीं कर पाए, ख़ुद तो उन्हें वैक्यूम जो आपको जो
पावर डायनामिक्स हैं, वो उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस वैक्यूम को फिल कर सकें। यस। तो क्या पाकिस्तान कर पाएगा, क्या तुर्की कर पाएगा? हालांकि तुर्की के पास भी काफ़ी बड़ी आर्मी है, ठीक। फिर आपको सऊदी अरब के इर्द गिर्द जो वाटर वेज हैं उसकी प्रोटेक्शन करनी है। पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी नेवी नहीं है कि हम कमिट कर सकें इतने ज़्यादा ना, अपने शिप्स कमिट कर सकें। जी जी। अब हम तो खुद तुर्की से ले रहे हैं वॉरशिप्स, खुद तुर्की से ले रहे हैं, वॉरशिप्स ले रहे हैं, सबमरीन्स चाइना से ले रहे हैं। हाँ जी। तो हमारे पास तो कैपेसिटी भी नहीं है पाकिस्तान के हम पास। तो अपने ही समंदर, हमारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे, उनको भी कर लें तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम, बहुत बड़ी बात है कि अभी देखें सोमालिया ने सोमाली पायरेट्स ने आपके बंदे कुछ उठाए हुए हैं। हाँ जी। वो उधर भी हमें चैलेंज आया है, तो हम इतनी दूर जाके वो हूथियों से लड़ेंगे, ये तो हूथियों से लड़ेंगे, नामुमकिन है। फिर नेवी सस्ती नहीं है, नेवी बड़ी एक्सपेंसिव है यार चलानी। उसका सारा का सारा पूरा ग्रुप होता है, कैरियर ग्रुप होता है, उसके साथ कोई एक कश्ती नहीं होती, उसके साथ 10-10 और एसेट्स जाते हैं। तो असल तो, और यही क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि असल जो मसला है वो तो है आपने वाटरवेज क्लियर रखने हैं, यानी उनके उधर, तो वो कैसे करेगा पाकिस्तानी नेवी कैसे करेगी? अभी इतना तो वो बनी हुई है ना, जॉइंट कंबाइंड टास्क फोर्सेस बनी हुई हैं, वो तो बनी हुई है, लेकिन अभी आप देखें आई थिंक इंडियन नेवी भी गई हुई है, लेकिन वो सिर्फ अपनी कश्तियाँ बचा रहे हैं। जी जी। हर मुल्क ना अपनी कश्ती की कर रहे, जो फ्लैग्ड कश्ती है उसको, जो इंडियन फ्लैग्ड है सिर्फ उसी को बचा रहे हैं, बाकियों की परवाह भी नहीं कर रहे। और यहाँ पर चैलेंज कि टर्की क्या फिर इसको पुर करेगा नेवल वैक्यूम को? जी जी। शायद ना करे, शायद कर दे, शायद ना करे। तो इस हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना, ये पैक्ट दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट करना वही तो बिल्कुल वही है जैसा सेंटो था। सेंटो भी तो बनाया था ना अमेरिका ने। जी जी। भाप में हो गया 20 सालों में, यानी बिल्कुल ये, यानी आप कह रहे हैं इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। यानी मैं वही हैरान होता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जी लोग कह रहे हैं जी इसकी हम मनाएंगे वो क्या, मैं कल की अखबार देख रहा था, उसके सेलिब्रेशन इतने आधे पेज के एड्स लगाए हुए लोगों ने कि जी हम पेश करते हैं खराज तहसीन इस माहदे के लिए। अच्छा जी ठीक है, खराज तहसीन आप पेश कर लें, लेकिन आप ये देख लें कि पिछले साल से हमारा डिफेंस माहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, एयरफोर्स भेज दिया, चंद हज़ार फौजी भेज दिए हैं, लेकिन वो वाटरवेज नहीं ना क्लियर कर सकते, नहीं रेड सी पे नहीं वो कर सकते, ना वो पर्शियन गल्फ में कर सकते हैं। तो ऊपर से आपका एक वो भी मुस्लिम दुनिया में एक हूसीस के लिए भी एक है नरम गोशा कि जी उन पर इसराइल और अमेरिका हमला करता है। हाँ जी। तो क्या हम भी उन पे हमला करेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान अभी दूर ही है उनसे, स्टे में पाकिस्तान अभी तक दूर है। लेकिन वही हम शुरू में आते हैं ना कि इसका जो इवेंचुअली एक ही हदफ बनता है वो है इसराइल। और ये गेम काफ़ी गंभीर होने वाली है आगे कुछ दिनों में। जी जी, क्योंकि अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ तो ये लड़ेंगे, फिर कम होगा तो फिर होगा क्या, इंडिया, इसराइल, यूएई, ग्रीस, साइप्रस ये अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर। जी जी। आपको पता है वो इंडिया ने एक बनाया था, मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर बनाया था जिसमें IMEC में यही आ रहा था, तो आपने ये डिस्कस कर लिया। उसमें तो सऊदी अरब और यूएई भी शामिल है। सऊदी अरब यूएई भी शामिल है, और जॉर्डन भी शामिल है। तो उनका क्या करना है फिर? उसका क्या करना है? अच्छा ये सवाल है, इंडियन भी पूछ रहे हैं इसका क्या करना है IMEC का। और वो बेसिकली इन्होंने BRI को काउंटर करने के लिए निकाला था। और BRI को US कैंप ने बड़ा इसको प्रमोट किया था, बाइडन की एक वो आई थी, पता नहीं वो किधर बढ़ गई, बिल्ड बैक बेटर। हाँ खत्म हो गया वो BRI का मुकाबला उन्होंने करना। वो पता नहीं यूरोप ने भी कुछ ऐसा किया था। हाँ, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। हाँ, यूरोप के साथ G7 के साथ किया था लॉन्च। G7 के साथ किया था, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसी का हिस्सा था, उसी फ्लॉ। तो मेरा ख्याल वो बाइडन के साथ वो भी बढ़ ही है। वो बाइडन के साथ ना वो भी फारिग हो गया, जिसमें बाइडन फारिग हुआ जिससे भी फारिग हो गए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। जी जी, कुछ हैं इसमें वो
कन्फ्यूजन है यानी आप देखें ना, सऊदी अरब के इंडिया से भी हैं ताल्लुकात और इसराइल से भी हैं, इसराइल से भी इनडायरेक्टली हैं, बैक एंड पे हैं। लेकिन अब जो चीज़ आ रही है मेरे, जो मैं देख रहा हूँ ना, वो ये कि इधर अगर तो कॉन्फ्रंटेशन है, ठीक है, जो हम पाकिस्तान को भी पसंद है ना कॉन्फ्रंटेशन, तो कॉन्फ्रंटेशन फिर इधर यानी 3 against 5 बन रही है। वहाँ से ग्रीस है और साइप्रस, यूएई है, इसराइल है और इंडिया है। और इसके अंदर जो मुझे इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, इसराइल बहुत कोशिश कर रहा है सीरिया को, अहमद अल शरा को स्पेशली अपनी तरफ पुल करने की। सीरिया को, इथियोपिया को, अच्छा इथियोपिया भी इम्पोर्टेंट है ना कि वो रेड सी के उसी चोक पॉइंट के ऊपर है, लेकिन वो बेसिकली ना एरिट्रिया से ब्लॉक हो रहा है, एरिट्रिया से ब्लॉक हो रहा है। यमन को सऊदी अरब ने कर लिया अपनी, फिलहाल अपनी वो जो उनकी उधर उनको हूसीस चैलेंज कर रहे हैं। हाँ जी, हूसीस चैलेंज कर रहे हैं। मिक्स गेम है और आसपास के जजीरों में यूएई इस मुसाद के साथ बैठा हुआ है। हाँ जी, वहाँ पे अलग खिचड़ी चल रही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिबूटी में चाइना भी है, जिबूटी में पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, पाकिस्तान भी जा रहा है उधर। सोमालिया, जी सोमालिया के साथ डिफेंस डील कर ली है। सोमालिया के साथ डिफेंस डील, ये तो आपने बड़ी नई खबर बताई है। जी अब ये साउथ में ये हो रहा है, और रेड सी का जो दूसरा कॉर्नर है वो उस तरफ सीरिया वाली साइड पे, उधर भी गेम चल रहा है, उधर अहमद अल शरा वगैरह है वो। और मिस्र अभी अनडिसाइडेड है, मिस्र अनडिसाइडेड है, लेकिन मिस्र के हालात ज़्यादा, कनेक्शन यूएई से ज़्यादा है। लेकिन वो भी देखा जाए ना, अगर तो मैं ये भी कहूँ कि मिस्र यूएई की तरफ जाएगा, लेकिन एक बार मैं भूल गया बिल्कुल बताना कि सीसी जब उसने पावर में आया था मुस्लिम ब्रदरहुड के बाद, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था सऊदी अरब ने मिस्र को। तो मिस्र स्विंग करेगा बिटवीन सऊदी अरब एंड यूएई, इन दोनों के दरमियान ना स्विंग करेगा। यानी यूएई ने तो लीज ले लिया 99 साल की, ज़्यादा पावरफुल ग्रुप उसको सऊदी वाला ही लगेगा मिस्र को। हाँ जी, और मिस्र शायद इसी तरफ ही आएगा, सऊदी अरब की साइड पे, इसी साइड पे आएगा। और ये अभी तक जो नज़र आ रहा है ना, ये खेल यानी बसात बच रही है अमेरिका के इनखला के लिए। और इसमें अमेरिका की बात आपने की ना, तो इसमें अमेरिका ट्रम्प के भी देखें, इन चारों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो ट्रम्प भी एक कॉमन फैक्टर है, ट्रम्प भी कॉमन फैक्टर है, उनको जोड़ेगा ट्रम्प भी। और ये मैं जहाद बताता मैं चलूँ कि ये दूसरी दफ़ा हो रहा है कि अमेरिका ना ग्लोबल स्टेज से अपना ना विड्रॉवल कर रहा है। जी पहली दफ़ा किया था 1934 में, और 5 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। हाय, अब अमेरिका दोबारा कोशिश कर रहा है विड्रॉवल की। उस बारी तो 1934 में तो बड़ी बात आसानी कर लिया था ना, वो आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। अमेरिकन इकॉनमी 1 in 5%, 20% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फोर्स वाज वर्क फोर्स वाज अनएम्प्लॉयड। तो अमेरिका को एकदम से ना अपने आप को अलहदा करना पड़ा था दुनिया की। इस वक्त भी दुनिया में तो रिसेशन आया ही हुआ है, ग्लोबली रिसेशन आया हुआ है, पता नहीं लग रहा, बट आया हुआ है, रिसेशन आया हुआ है। यूरोप में आया हुआ है, एशिया में आया हुआ है, अमेरिका में आया हुआ है। वो 0.1% से 0.2% जीडीपी इंक्रीज करता है, यानी रिसेशन नहीं है, 0.2% बढ़ के, तो आया तो हुआ है। और ये जापान का बड़ा मसला चला हुआ है इस वक्त, जिसकी वजह से इन्होंने करेंसी स्वैप की है जी जापानियों के साथ, क्योंकि जापानियों ने धमकी दे दी हुई थी यूएस को कि हम टी बिल्स आपके ओपन मार्केट में सेल कर देंगे। तो अमेरिकन से कहा नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। तो देखें जिहाद, हमने लास्ट ईयर कहा था कि अमेरिका का विड्रॉवल शुरू, सबसे पहले आपने बात की थी, हमने बात की थी कि अमेरिका का रिट्रीट है, और ये उस रिट्रीट का समझ लें एक और स्टेप आउटकम है, उसी से रिलेटेड एक डेवलपमेंट है, उसी से रिलेटेड डेवलपमेंट है। और इसकी ये जितना अगर ये पैक्ट होल्ड करता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का इनखला फिर बहुत जल्द होने वाला है। ये जितना एक्टिव होगा ना ये इत्तेहाद, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इंसान को इकट्ठा कर देती है, और तो इसका मतलब है कि अमेरिका के इनखला से जो ज़रूरत पैदा होनी है ना इत्तेहाद बनाने की, जो खला को पुर किया जा रहा है खला को जो पुर किया जा रहा है, बेसिकली सऊदी अरब की तो ज़रूरत है ही है, वो हमने समझ लिया। हाँ जी, और पाकिस्तान को भी मदद मिली तुर्की की जब इंडिया से जंग हुई। यस,
ठीक है। और अब पाकिस्तान नैरेटिव वाइज भी कि जी एक मुस्लिम ब्लॉक है, अपनी आवाम को भी बहुत कुछ दिखाना चाहता है, हमारी लेजिटिमेसी भी तो हमें चाहिए ना। कोई हमें- शक हमें नहीं। वो कुछ मिल रहा है, ढोल धमाके हो रहे हैं भाई इसका बड़ा हम इसमें भी खुश हो जाते हैं। हाँ स्पेक्टिकल के बड़े शौक, स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल चाहिए होता है। तो और तुर्की को एक मिल रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, वो जो हेक्सागोन, क्योंकि वो हेक्सागोन से उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यस, और लोग कहते हैं कि जी तुर्की तेल देता है बाकू का, क्योंकि हाँ जी। तुर्की ऑनर करने की कोशिश करता है वो बाकू की डील, कि हाँ जी। बाकू और इसराइल की जो व्यवस्था है एक ही है। एक ही बनता है। हाँ, तो तुर्की वो बेसिकली इसराइल की मदद से ज़्यादा अपने बाकू को रखना चाहता है खुश, क्योंकि बाकू को वो अपने अंडर इन्फ्लुएंस रखना चाहता क्योंकि है। अज़रबैजान को अपने इन्फ्लुएंस पर रखना है। तो आर्मीनिया कहाँ पर है? आर्मेनिया से दोस्ती करवा दी थी ट्रंप ने पिछले साल। आपको पता है वो ट्रंप की दोस्तियाँ कैसी होती हैं? कैसी होती है? वो ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। वो जेंगिज़ और कॉरिडोर जो बनाया था ना आर्मेनिया, तुर्की और अज़रबैजान का, उस पर ईरान ने कहा था ये डेथ कॉरिडोर है, हम उसको उड़ा देंगे अगर हमारे खिलाफ, क्योंकि ईरान को ये डर है कि इस तरह अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है हमारे ऊपर, हाँ जी। नॉर्थ ईरान की वाली साइड पे, जहाँ पे इसराइली बेसिस का भी इंकशाफ हुआ है, अच्छा ये अज़रबैजान में। तो अच्छा, इसलिए अच्छा, ईरान अच्छा। उसको भी काउंटर करेगा अमेरिका जब आएगा। हाँ जी। तो एक ये भी है। तो अब ये ईरान के बयान से ही समझ लगती है कि ईरान की एक सक्सेस है कि अमेरिका को धक्का दे के एक किस्म का बाहर फेंका जा रहा है, और वो खुद भी निकल रहे हैं, हाँ जी। और रीजनल ममालिक आ गए हैं सिक्योरिटी के लिए। और वो जिनके साथ बॉर्डर लगता है ईरान का, पाकिस्तान, और उधर तुर्की से बॉर्डर लगता है, इन दोनों, ये दोनों रिप्लेस कर रहे हैं अमेरिकन को। हाँ ये जी। तो ईरान के लिए मेरे हिसाब से तो विक्ट्री है। ईरान के लिए इसके अंदर एक तो हम कहते हैं ना बेनिफिशरी सऊदी अरब, दूसरा इनडायरेक्टली बेनिफिशरी ईरान भी है। आई थिंक डायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्टली, क्योंकि जो ईरान का कहते हैं ना जो जिस तरीके से ईरान अमेरिका को देखता है, इसका मतलब ये है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब वो भी ना अब उसी वेंटेज पॉइंट पे आना शुरू हो गए कि हमने भी अमेरिका को ना अब इसी अंदाज में देखना है। जी जी। क्योंकि ईरान वॉर ने ना अमेरिका की लिमिटेशंस पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी हैं कि इसराइल के आगे अमेरिका भी लाचार है, जी जी। कुछ नहीं कर सकता। इसराइल के आगे अमेरिका लाचार है, कुछ नहीं कर सकता। और जिसकी वजह से जो वही मैंने आपको जिस तरह बताया कि 91 में $70 बिलियन हाँ। अमेरिका को पे किए थे सऊदी अरब ने। हम्म। तो अमेरिका को, अब सऊदियों को भी ना रीथिंक करना है कि ये पैसा हम आग में डाल रहे हैं, कि ये हमें गारंटी, अमेरिका गारंटी नहीं कर पा रहा सिक्योरिटी। तो आप देख लें 100 साल का जो अमेरिका का, लगभग 100 साल का ही बनता है, 1 सदी का जो अमेरिकन बैक्ड ऑर्डर था जी जी। मिडल ईस्ट के अंदर, वो अब अपने ना आखिरी एक्ट में एंटर हो चुका है इस माहदे के तहत। और आपको पता है सऊदी अरब ईरान के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लेना चाहिए, तो इसका नेक्स्ट स्टेज ये हो सकती है, नॉन एग्रेशन पैक्ट विद ईरान, क्योंकि जब सऊदी में से अमेरिका चला गया, हाँ जी, तो फिर एग्रेशन का तो सवाल ही नहीं बचेगा, सवाल ही नहीं पैदा तो होता। नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हो जाएगा। हाँ जी, फिर और देखिएगा, हो सकता है ईरान भी आ जाए इसमें, और फिर ईरान भी आ जाए। और इससे एक बहुत पुराना एक ना रशिया और चाइना का था कि एक ना गोल्डन सर्कल बनाया जाए, जी जी, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, जिसे वो ईरान, ईस्टर्न एक्सिस भी कहते हैं। ईस्टर्न एक्सिस। अगर तो ईरान आ जाता है तो वो जो गोल्डन ईस्टर्न एक्सिस है ना, वो फिर कंप्लीट हो रहा था आपका, कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो रहा था। वो फिर ये होता है कि पूरा सेंट्रल एशिया और एशिया का जो मेजर पार्ट है ना, मिडिल ईस्ट, एशिया, ये वो सारा पूरा हो एक जाता है। वो पूरा हो जाता है। और इसी का उर्दगान मज़ीद फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलवे, एक तो हिजाज़ रेलवे को रिवाइव कर रहे हैं, हाँ जी, और फिर इराक़ के साथ एक डेवलपमेंट रोड बना रहे हैं, लेकिन वो तब कामयाब होगा जब इराक़ में स्टेबिलिटी आएगी, उस पर भी काम चल रहा है। इराक़ में स्टेबिलिटी मुश्किल है आजकल, जी, आजकल तो मुश्किल है।
लेकिन देखें ना, जो कुछ हो रहा है तो कोशिश तो की जा रही है, कोशिश तो की जा रही है, स्टेबिलिटी आए। लेकिन आपको पता है स्टेबिलिटी की कोशिश की जाती है, उसी स्टेबिलिटी के नाम पे काफ़ी इंस्टेबिलिटी भी फैलाई जाती है, फैलाई भी जाती है और ख़राब भी किया जाता है। जैसे स्टेबिलिटी हमें नज़र आई थी 2022 के एंड पे, जब चाइना ने दोस्ती कराई थी ईरान सऊदीया की, हमें ऐसा लग रहा था सब ओके सब ओके हो गया, लेकिन कैसे बिगड़ा है सब। अब ये एक नई किस्म की स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। अब इसके बाद जो कुछ होगा अब वो पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि सफ़ बंदी अब शुरू हो चुकी है, सब बंदी शुरू हो गई है। तो या तो ये ग्रेटर पीस की तरफ चीज़ जाएगी या फिर ग्रेटर वॉर की तरफ। ग्रेटर वॉर की तरफ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या समझते हैं। और मज़ीद रिजवान के साथ हम करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में पॉडकास्ट, तो उसके हवाले से भी स्टे ट्यून रहिए। इन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री के हवाले से एक तैयार किया हुआ है, वो भी आपके सामने लाएंगे, मास्टरपीस। इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि रीच बढ़े और एल्गोरिदम को हम थोड़ा सा मुकाबला कर सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।